नमस्कार दोस्तों। प्रत्यक्ष आयुर्वेद की तरफ से मैं डॉक्टर राहुल परियार आप सभी का स्वागत करता हूं। सुश्रुत संहिता सूत्र स्थान का अध्याय नंबर 7। नाम है इसका यंत्र विधि अध्याय। बेसिकली यहाँ पे यंत्रों से रिलेटेड बातचीत जो आचार्य सुश्रुत ने हमको बताई है वो हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। एआईपीजीटी पॉइंट ऑफ व्यू से और फाइनल ईयर पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों एंगल से ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप एआईपीजीटी की प्रिपरेशन नहीं भी करोगे तब भी पढ़ना पड़ेगा और इससे बच के जा नहीं पाओगे अगर तैयारी करने का आपने मन बना लिया है। तब सबसे पहले हमारे पास में एक वर्ड आता है, यंत्रों की संख्या कितनी है। गिनेंगे टोटल 101 आ जाएगा और नहीं भी गिनेंगे तो श्लोक में भी बता दिया है। यंत्र शतम एक उत्तरम, यंत्र 100 है और एक ज्यादा है। तो ये लैंग्वेज है इनकी कि 100 प्लस एक हमारे पास में 101 यंत्रों की संख्या है। आगे हम गिन के कंफर्म करेंगे कि वास्तव में 101 है या नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमें डेटा क्लियर होना चाहिए। न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आएगा, बहुत इजी क्वेश्चन होगा। यंत्रों की संख्या कितनी है, आंसर विल बी 101, राइट। अत्र हस्तमेव प्रधानतम यंत्रणाम अवगच्छ। यहाँ पे हस्त जो हमारा हाथ है वो प्रधानतम, प्रधानतम के अंदर आप देखो तम वर्ड दिया है, दैट मीन्स ये सुपरलेटिव डिग्री है। जैसे हम गुड बेटर बेस्ट में बेस्ट की बात करते हैं तो ये यंत्रों में सबसे श्रेष्ठ होगा। पॉइंट क्या है, यंत्रों में सबसे श्रेष्ठ बोल तो दिया, इसके पीछे रीजन दिया है। जब जब रीजन आएगा तब तब आपको असर्शन रीजन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन को दिमाग में प्रिडिक्शन बना लेने की कैसे पूछा जा सकता है, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास में आता है अत्र हस्त में प्रधानतमम यंत्रणम अवगच्छ। प्रधानतम यंत्र हस्त है। क्वेश्चन अराइजेज क्यों, किम कारणम, ये हमारा क्वेश्चन नहीं है, ये उन्होंने ही बोला है। आंसर है क्योंकि हाथ के बिना यंत्रों की प्रवृत्ति संभव नहीं है। आप कोई सा भी यंत्र पिक करोगे वो हाथ के बिना आप कैसे यूज करोगे। आपके सामने मान लीजिए कोई स्वस्तिक यंत्र पड़ा है, कंक मुख पड़ा है, आप बिना हाथ, आप मान लीजिए कि आप शोले के ठाकुर हैं, आपके पास हाथ नहीं है तो आप उन यंत्रों की प्रवृत्ति नहीं कर पाएंगे। तो वहां पे प्रधानतम यंत्र हमारे पास में हमेशा हस्त रहेंगे, क्योंकि यंत्र कर्म हाथ के अधीन होते हैं। कैसे लिखा है, यस्माद हस्ताद रीते, रीते मतलब बिना, बिना हाथ के यंत्राणाम अप्रवृत्ति रे, यंत्रों की प्रवृत्ति नहीं हो सकते। यद अधीनत्वाद यंत्र कर्मणाम, हस्त के ही अधीन होते हैं यंत्र कर्म, इस वजह से हस्त प्रधानतम है। क्वेश्चन में एसर्शन पूछे हस्त प्रधानतम यंत्र होता है और रीजन में दे क्योंकि तद अधीनत्वाद यंत्र कर्मणाम। इवन डायरेक्ट कोटेशन का भी पार्ट पूछे, कितना कितना पार्ट क्लियर करके बताता हूँ। अत्र हस्त में प्रधानतमम यंत्राणाम अवगच्छ, ये हमारा एसर्शन है और रीजन में हमको इतना दे दे रीजन। तो यहाँ पे हमारा असर्शन करेक्ट होगा, रीजन करेक्ट होगा और ये क्लियर इसका सही एक्सप्लेनेशन भी है। इस एंगल से सोचा जाए ठीक बात है। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास में गिटार है। गिटार एक वाद्य यंत्र है, डेफिनेटली ये हम सर्जिकल यंत्रों के अंदर बिल्कुल नहीं पढ़ रहे, ये हमारा एक वाद्य यंत्र है। मान लेते मैं हथौड़ा यहाँ पे प्लेस करता है, एक लोहार को हथौड़े पे मतलब जो प्रहार करते हुए अगर फोटो रखते हैं तो वो भी एक प्रकार का यंत्र का यूज कर रहे हो। सब जगह हाथ का यूज होगा, सिंपल पॉइंट है। यंत्र की परिभाषा, यंत्र होते क्या है, तेषाम आहरणो उपाय यंत्राणी, उन शल्य को निकालने का जो कार्य करे वो यंत्र है। तो यहाँ पे तेषाम मतलब होता है शल्य, जो बॉडी से शल्य को निकाले वो यंत्र है। सरल भाषा में जो शल्य का निकालने का कार्य करेंगे उनको यंत्र कहेंगे। तो शल्य क्या है, तत्र मन शरीर बाध कराणी शल्यानी, जो मन और शरीर को बाधा पहुंचाए, दुख पहुंचाए। अगर मैं आपको ऐसा एक एग्जाम्पल दूं कि एक व्यक्ति है जिसके पैर में कांटा चुभ गया, इसका मतलब क्या हुआ, शरीर को कष्ट पहुंचा, ये एक शल्य है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को अपशब्द बोल दिया, गाली गलौज कर दिया, तो वहां पे मानसिक शल्य भी पहुंचा है। मन और शरीर दोनों के अंदर जो भी दुख पहुंचाए, बाधा पहुंचाए, वो शल्य होगा। और उनको निकालने वाले जो हमारे पास में उपकरण होंगे, टूल्स होंगे, उनको हम यंत्र बोलेंगे। आप बोलोगे सर मन का शल्य कैसे निकालोगे, देखो सुश्रुत संहिता में इसका आंसर दिया है चैप्टर के एंड में। इस क्वेश्चन को अपने दिमाग में बनाए रखना, आंसर अपने आप मिलने लग जाएगा। देन यंत्रों के प्रकार होते हैं छह, तानी षट प्रकाराणी, छह प्रकार के यंत्र हमारे पास में होंगे। प्रश्न एक, संख्या पूछे यंत्रों की, आंसर विल बी 101। अगर प्रकार पूछेंगे, टाइप्स पूछेंगे, आंसर विल बी 6। ठीक है, दोनों में डिफरेंशिएट करके रखना, दोनों अलग अलग प्रश्न न्यूमेरिकल बेस्ड होंगे। स्वस्तिक यंत्र, सदंश यंत्र, ताल यंत्र, नाड़ी यंत्र, शलाका यंत्र और उपयंत्र। ठीक है, एक भी नाम रटने की कोशिश मत करना, एक भी नाम याद करने की कोशिश मत करना। याद करने के लिए आपको आगे जितनी बार आएंगी चीजें ऑटोमेटिकली याद होने लगेंगी। स्वस्तिक यंत्र, अब इनकी संख्या बताई है अगले कोटेशन में। तत्र चतुर्विंशति स्वस्तिक यंत्राणी, 24 होते हैं स्वस्तिक यंत्र।
ठीक है, अभी सिर्फ डेटाबेस हम लेके चल रहे हैं। अगले स्लाइड में एक्चुअली हमने एक टेबल बना करके रिवाइज करना है, दैट्स वाई सिर्फ डेटा को एक बार रीड कर लेते हैं। द्वे सदंश यंत्र, दो होते हैं सदंश यंत्र। द्वे एव ताल यंत्र, दो हमारे पास में ताल यंत्र है। विंशति नाड्य, 20 हमारे पास में क्या है, नाड़ी यंत्र है। अष्टाविंशति शलाका, शलाका यंत्रों की संख्या है 28। और पंचविंशति उपयंत्राणी, 25 होंगे उपयंत्र। ठीक बात है। नहीं याद, हमें मान लेते हैं कि इस पूरी स्लाइड में से एक भी चीज याद नहीं है। वापस आगे चलते हैं। यंत्र के भेद हमारे पास में आएंगे 6। स्वस्तिक, सदंश, ताल, नाड़ी, शलाका, उपयंत्र, और ये हमारे पास में 6 टोटल भेद है। ठीक है, इनकी संख्या की बात करें, अभी अभी इन्होंने बताया 24 स्वस्तिक यंत्र है, सदंश 2 है, ताल 2 है, नाड़ी 2 है, सॉरी 20 है, शलाका 28 है और उपयंत्र 25 है। पॉइंट क्या है, इन सब के अंदर कहीं ना कहीं दो तो आएगा। आप यंत्रों की संख्या में या तो आप दो आंसर करोगे या फिर आप 21 से 29 के बीच में आंसर करोगे। इनिशियल वर्ड आपको हमेशा दो मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। यंत्रों की संख्या पूछ ले किसी की, मान लीजिए शलाका यंत्र, और मान लेते हैं कि हमें ये नहीं आता एग्जाम में, ऐसे में बाई चांस ऑप्शन ऐसे आ जाए कि 35 होते हैं, 42 होते हैं, 18 होते हैं, या फिर हमारे पास में 28 है, तो ये हमें अगर ये पता है कि इनिशियल वर्ड दो है तो कम से कम, हालांकि इतने घटिया ऑप्शन और ऐसे प्रश्न आएंगे नहीं। ये जस्ट मैं उस केस की बात कर रहा हूं जिसमें आपको ये बिल्कुल भी आ नहीं रहा और ये इस तरीके के ऑप्शन आ जाए, पॉसिबिलिटी लेस देन 1% है। देन हमारे पास में सबसे पहला आता है स्वस्तिक। स्वस्तिक का मतलब था क्रॉस बनना। जब भी क्रॉस बनेगा हमारे पास में स्वस्तिक यंत्र आएगा। एग्जाम्पल के लिए ये बेसिकली कैची है। फोटो के लिए आप ऐसा समझ सकते हो, ये आगे से ब्लंट है। अगर कैची तो शार्प और वहां पे ऑब्जेक्ट है तो वहां पे इसको शस्त्र में रखना चाहिए। इवन शरारी मुख हमारे पास शस्त्र हो सकता है, कर्तरी हो सकता है, तो ऐसे में हम इसको मान लेते हैं कि ये ब्लंट एंड का एक हमारे पास में क्या है, एक यंत्र है जो कि बीच में क्रॉस बना और यहाँ पे एक कील गड़ी रहती ताकि दोनों का एक यहाँ पे कील से दोनों को बंधा हुआ रखा जा सकता है। तो क्रॉस शेप में जो यंत्र होंगे उनको हम स्वस्तिक यंत्र बोलेंगे। स्वस्तिक यंत्रों की संख्या है 24। आप क्रॉस बनाओगे और ऐसे करके दो लिख दोगे आगे, 24 संख्या याद हो जाएगी। क्या करोगे, क्रॉस लिख के आगे दो बना दोगे, हमारे पास में 24 स्वस्तिक यंत्र आ जाएंगे। और इनका प्रमाण बताया है 18 अंगुल। 18 अंगुल के अगर यहाँ पे ये हमारे इस तरीके के यंत्र होंगे तो ये प्रशस्त होंगे, अच्छे होंगे। यहाँ पे स्वस्तिक जो यंत्र भेद है उसके प्रमाण 18 अंगुल, ये हमें मेमोराइज करना पड़ेगा। अगर इससे कम होगा तो वहां पे हम यंत्र गुण नहीं कहेंगे। किसी मान लो स्वस्तिक यंत्र का लंबाई 20 है या 15 है तो ये दोनों ही हमारे पास में क्या हो जाएंगे, यंत्र दोषों के अंदर आ जाएंगे। यंत्र गुण तब बोलेंगे जब यहाँ पे 18 अंगुल होगा। देन हमारे पास में आता है सदंश। नाम में क्या है, दंश। दंश मतलब क्या होता है, बाइट करना। तो ऐसा यंत्र जो बाइट कर सके, जो चिमटा हो, चिमटे के आगे में कुछ कैच करने के लिए कुछ शार्प चीजें हो, बहुत ज्यादा शार्प भी ना हो, कभी कभी ब्लंट भी हो सकता है, लेकिन वो उसका काम क्या है, कैच करे, चीजों को पकड़े। तो सदंश का मतलब होता है बाइट। कोई भी आपको मान लीजिए कि आपने जीव देखा हो जो बाइट कर ले, जैसे डॉग बाइट है तो वो कैसे करता है, दांतों से काटता है। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, इस यंत्र से किसी चीज को होल्ड करने के लिए यूज करेंगे, बाइट नहीं करेंगे, होल्ड करने के लिए यूज करेंगे। सदंश यंत्र दो होंगे। ठीक है, कौन कौन से भेद है आगे बढ़ेंगे। इनका प्रमाण, इनका बेस्ट लंबाई अगर हम देखें तो 16 अंगुल होगा, और ये गिरते हुए क्रम में है, घटते हुए क्रम में है। ध्यान रखना, 18 स्वस्तिक के लिए था, 16 सदंश के लिए, 12 हमारे पास में ताल यंत्र के लिए आएगा आगे। ताल यंत्र हमारे पास में तीसरा था। सदंश समझ चुके, स्वस्तिक सदंश के बाद में आते हैं ताल यंत्र। ताल का मतलब होता है मछली के तालू के समान का आकार। अब मछली डेफिनेटली ऐसा कुछ रहा होगा, उसका जो पैलेट है अंदर से कुछ ऐसा रहा होगा, तो इस वजह से वहां पे उसका शेप लेकर के इसका नाम दे दिया ताल। हम कह सकते हैं जो आइसक्रीम निकालने के लिए जो स्कूप होते हैं, स्कूप शेप्ड जो भी ऑब्जेक्ट होंगे, या स्कूप शेप्ड, या फिर कह सकते हैं चम्मच से जैसा, वहां पे इंस्पायर्ड एक वर्ड वहां पे हम समझ सकते हैं, शेप समझ सकते हैं। ताल यंत्र मछली के तालू के लिए लिटरली यही आंसर देना है। ताल यंत्र को ताल यंत्र कहते क्यों है, मछली के तालू के समान दिखता है। राइट, संख्या इनकी दो है, प्रमाण 12 होंगे, 18 16 12। ये डेटा तीन ही हमें प्राप्त करने हैं, क्योंकि नाड़ी, शलाका और उपयंत्र के लिए बोल दिया कि आवश्यकता अनुसार ले लेंगे, जैसी साइज एंड शेप के वहां पे आवश्यकता होगी उसके अकॉर्डिंग ले लेंगे। तो डेटा हमारे पास में तीन ही जगह याद रखने हैं, लंबाई के लिए, प्रमाण के लिए। ठीक है, देन हमारे पास में ताल यंत्र के बाद आते हैं नाड़ी यंत्र। नाड़ी का मतलब सिंपल समझिए, नाड़ी मतलब पाइप।
घर में मोटर लगी रहती है, उसमें पाइप लगी रहती है, वो नाड़ी यंत्र है। अगर हम कैथेटर से बस्ती दे रहे हैं तो वो एक नाड़ी यंत्र है। एक सिरिंज हमारे सामने आती है, ये एक नाड़ी यंत्र है, राइट। नाड़ी यंत्र एक पाइप होता है, मान लेते हैं ये पाइप है, ठीक है। हम इसको अगर इधर से देख रहे हैं तो वो हमको जीरो के समान दिख रहा है, और आगे हमें दो तो लगाना ही है। संख्या हमारे पास में 20 क्लियर है। नाड़ी यंत्र कितने होते हैं? 20। कैसे याद किया? हमारे पास में पाइप रहेगी, पाइप को हम इस एंगल से देखेंगे या इस एंगल से, तो हमको वो जीरो दिखेगा, राइट। तो ऐसे में नाड़ी यंत्र के आगे दो तो लगाने हैं, दो तो सबके आगे लगाना था, ये तो कॉमन सेंस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। सो हमारे पास में 20 क्या रहेंगे? यंत्र में नाड़ी यंत्र रहेंगे, ठीक बात है। शलाका यंत्रों पे जाओ। शलाका का मतलब होता है कोई ऐसा, मतलब ऐसा यंत्र जो कि स्ट्रेट हो और वहां पे शालाक्य के कार्य में आता हो, शलाकी लोग इसको यूज करते हो। शलाका का मतलब मैं लिटरली अगर बोलूं तो डंठल हो सकता है, कोई सीधा ऑब्जेक्ट हो सकता है जो अ, हम कह सकते हैं कि ऊर्ध्व जत्रुगत रोगों में यूज कर रहे हो। इंपॉर्टेंट है शलाका। कितने होते हैं? 28। अब ये 28 शलाका यंत्र किसी रोग से इंस्पायर्ड है। नासा रोग, कर्ण रोग, मुख रोग, नेत्र रोग। आप लोगों को आंसर करना है कौन से रोग की बात यहाँ पे कर रहे हैं। कर्ण रोग। कर्ण रोग। वेरी गुड। कर्ण कर्ण रोग रोग। और शला का कर्ण रोग। यंत्र हमारे पास में सेम हो गए। सिंपल देखो, एक कान इधर है ऐसा, एक कान इधर है ऐसा, 8 जैसा बन गया, और आगे दो तो हमें लगाना है। एक सिंपल रूल है। 28 हमारे पास में क्या रहेंगे? शलाका यंत्र भी है, और उन्हीं शलाका यंत्र को हम कान खुजाने के लिए काम में लेंगे, तो कर्ण रोग भी हमारे पास में 28 रहेंगे। सिंपल है। शलाका यंत्र 28 रहेंगे। बचे लास्ट में राउंड फिगर में उपयंत्र, जो कि इन सब की कैटेगरी में नहीं सेट हो सकते थे, वो इस कैटेगरी में आ जाते हैं। 25 इनकी संख्या, और ये भी आगे दो के बाद में 5 लिखते हैं, मतलब दो तो कॉमन आता है। गिनते हैं सभी तो 101 हो जाते, तो संख्या 101 क्लियर है। भेद 6 क्लियर है। सबके नंबर भी हमें याद अब थोड़े थोड़े होने लग गए होंगे। नहीं भी हुए हैं कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, याद होने लग जाएंगे। यंत्र बनाने के लिए हमारे पास में बेस्ट कौन सा मटेरियल होना चाहिए? प्लास्टिक के बनाए? कैसे बनाए? सुश्रुत के टाइम में तानी प्रायशो लोहानी भवंती, लोहे के यंत्र हमको बनाने चाहिए। वहां पे स्टेनलेस स्टील का कॉन्सेप्ट नहीं रहता होगा। आज के टाइम में हमारे पास में स्टेनलेस स्टील का यंत्र हमारे पास में ज्यादा उपलब्ध होता है, लेकिन नाड़ी वगैरह डेफिनेटली वहां पे प्लास्टिक के पाइप भी हो सकते हैं। स्टिल सुश्रुत संहिता अनुसार यंत्र बनाने के लिए कौन सी धातु या कौन सा पदार्थ यूज किया गया है? वो है लोह, ठीक है, आयरन का यूज किया हुआ है। तत् प्रतिकारणिवात तद अलाभे, अगर ये नहीं मिल रहा है तब इसके प्रतिरूपक, मतलब इसके सब्स्टिट्यूट ले सकते हो, जो आज हम ले ही रहे हैं। हालांकि लोहा उपलब्ध है तब भी ले रहे हैं, ठीक है। यंत्रों की आकृति कैसे डिसाइड करिए? ये एग्जाम के लिए बिल्कुल नहीं है। सिंपल वर्ड बोले, वहां पे नाना प्रकार के जो व्याल आदि पशु और मृग आदि जो हमारे पास पक्षी है, उन पशु पक्षियों के मुखे मुखानी यंत्रणाम प्रायश सदृशन, उनके मुख के समान जो है ऐसे यंत्र बनाए गए। कैसे? वो पशु अपने मुख का यूज करके किसी मांस को खाते होंगे, किसी जीव का मांस से हड्डी निकालना या मांस निकालना खाते होंगे, उन्हीं से इंस्पायर्ड होंगे, क्योंकि ये सारी बातें ना, अगर सुश्रुत संहिता की बात करें, वो 1000 से 1500 ईसा पूर्व, इस टाइम पे सर्वप्रथम टेक्स्ट फॉर्मेट में लिखी गई थी आचार्य सुश्रुत द्वारा। पॉइंट क्या है? ये उस समय की बात है जब आज से लगभग 3500 साल पहले, तो वहां पे डेफिनेटली किससे इंस्पायर्ड होंगे? वहां पे कोई, वहां पे ऐसे बहुत ज्यादा इंस्ट्रूमेंट्स तो ऑलरेडी थे ही नहीं, कोई वहां पे उनके पास में ऐसे बुक्स वगैरह नहीं थी जिनसे वो इंस्पायर्ड होकर के लिख सकते, तो पशुओं से इंस्पायर्ड होकर के उन्होंने यंत्रों की आकृति डिसाइड की। सोचना, आचार्य को यंत्र बनाने के लिए पशुओं के फेस का यूज किया, तो ये एक प्रकार की क्या है, युक्ति का एग्जाम्पल है। यहाँ पे एग्जाम के लिए बिल्कुल नहीं है, बस सोचने की बात है, राइट। इसमें से कोई आपको एग्जाम में पॉइंट नहीं आता है, हम इसको ड्रॉप कर सकते हैं कोटेशन को। नेक्स्ट हमारे पास में आता है यंत्रों के गुण। संख्यावाची प्रश्न, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन। 6 आंसर करेंगे। यंत्रों के कितने गुण होते हैं? 6। दोष होते हैं 12। कितनी खराब बात है, गुण तो 6 है, दोष ज्यादा है, बताओ। दोष वाला जो श्लोक है वो 20वें नंबर पे आएगा, चैप्टर में लास्ट में आएगा, तब वहां पे आपको दोबारा पढ़ने को मिलेगा। हम यहाँ पे जब ये गुण को पढ़ रहे हैं तब पैरेलल पढ़ लें, इस वजह से इसको यहाँ प्लेस किया गया है। पहले हमारे पास में आता है समाहितानी, फिर आता है खर श्लक्ष्ण मुखानी, देन सुदृढ़ानी, सुरूपाणी, सुग्रहाणी।
यहाँ पे हमारे पास में 6 गुण है, नहीं याद है, एकदम ब्लैंक रहते हैं। समाहितानी का मतलब है जो है यंत्र की साइज प्रॉपर साइज का होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में स्वस्तिक यंत्र लेना है, और अगर हम स्वस्तिक यंत्र 3 प्रकार के लेते हैं, जो एक है 25 अंगुल का, एक है 18 अंगुल का, एक है 10 अंगुल का, तो जो हमारा 18 अंगुल वाला जो स्वस्तिक यंत्र होगा वो समाहित गुण वाला होगा। समाहित मतलब प्रॉपर साइज में होगा। गेटिंग माई पॉइंट। जो अगर 25 लंबाई वाला होगा, 25 अंगुल या 10 अंगुल वाला, वो अति ऋष्व या अति दीर्घ की कैटेगरी में होगा, और बहुत ज्यादा ही मटेरियल यूज कर लिया तो अति स्थूल भी हो सकता है, जो एक हाथ से पकड़ने में भी नहीं आ रहा। पॉइंट क्या है, ये दोष है जो यहाँ पे सामने लिखे हुए हैं। ये आपको याद नहीं करना है, जस्ट समझाने के लिए लिखे हैं। याद करने के लिए हमारे पास में अगली स्लाइड में दोषों को फिर से डिस्ट्रीब्यूट करके पढ़ेंगे। राइट, वापस आओ। समाहित मतलब प्रॉपर साइज। देन मुख कैसा होना चाहिए यंत्र का, खर मुख होना चाहिए, श्लक्ष्ण मुख होना चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, खर मुख भी गुण है, श्लक्ष्ण मुख भी गुण है। पॉइंट है कि खर का अपोजिट गुण होता है श्लक्ष्ण। जब कोई चीज खर है और वो अच्छी है तो हम ये समझेंगे श्लक्षण है तो वो खराब है। बेसिकली कॉन्ट्रास्ट गुण की बात हो रही है यहाँ पे। ऐसे में यहाँ पे ये रूल फॉलो नहीं होता है। यंत्र का मुख अगर खर है तब भी वो गुण है, श्लक्षण है तब भी वो गुण के अंदर कंसिडर होगा। अब इसका यूटिलाइजेशन कैसा है, अगर हमको कोई बॉडी के अंदर हार्ड टिश्यू पकड़ना है, फॉर एग्जाम्पल किसी बोन को होल्ड करना है, टेंडन जो एक हार्ड स्ट्रक्चर हो सकता है उसको होल्ड करना है, तब वहां पे हमको खर मुख, जो रफ सरफेस वाले जो ऑब्जेक्ट्स होंगे या फिर रफ सरफेस वाले यंत्र होंगे उनका यूज करेंगे। जब कभी बॉवल पकड़ना है, कोई आर्टरी या वेन पकड़ना है, या फिर कोई ऐसा सॉफ्ट ऑर्गन पकड़ना है, लीवर आदि, तो वहां पे हम ऐसे रफ सरफेस वाले हम यंत्रों का प्रयोग नहीं कर सकते। वहां पे सॉफ्ट टिश्यू को पकड़ने के लिए जो उसका ग्रिप बना लेगा, हमारे पास में कैसा होना चाहिए, श्लक्षण मुख। श्लक्षण का मतलब होता है मार्बल लाइक चिकना। चिकनाई का मतलब यहाँ पे तेल घी वाला चिकना नहीं, मार्बल कैसे चिकना होता है, बिना स्नेह के भी चिकनाई हो सकती है, तो वो श्लक्षण गुण होता है। राइट, तो ये हमारे पास खर और श्लक्षण दोनों गुण हैं। हमारे पास में 3 गुण हो गए, समाहितानि, खर और श्लक्षण। ठीक बात है। सुदृढ़ानी, सुरूपाणी, सुग्रहाणी, तीनों ही एक जैसे वर्ड दिख रहे हैं तो इसमें डिफिकल्टी हो सकती है, तो ध्यान रखना। इसमें एक छोटी सी निमोनिक डालने की कोशिश करते हैं, DRG। डी से दृढ़ानी, मीनिंग समझ में आता है कि स्ट्रांग होने चाहिए। पता चले कि हम सर्जरी कर रहे हैं उसी समय हमारा यंत्र टूट गया, टेढ़ा मेढ़ा हो गया, तो वहां पे ऐसा नहीं होना चाहिए। सुरूपाणी, उसकी फिनिशिंग अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं पे जो चिमटा है एक तरफ बहुत मोटा है और एक तरफ बहुत पतला है, ऐसा ऐसा भी नहीं होना चाहिए। चिमटा मतलब हमारा फोर्सेप की बात कर रहा हूँ। राइट, और सुग्रहाणी मतलब उनको पकड़ना भी ईजी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब वो पकड़ने में ही नहीं आ रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पे यंत्रों के गुण के अंदर एक वर्ड अलग से याद करेंगे, समाहित। दो एक साथ याद रखें, खर मुख श्लक्ष्ण मुख। 3 एक साथ याद रखेंगे, DRG से दृढ़ानी, रूपाणी, ग्रहाणी। राइट, DRG से हमें याद करना है। अगर दोषों को फिट करें इन्हीं के अगेंस्ट में, अति ऋस्व, अति दीर्घ, अति स्थूल ऑलरेडी आप समझ चुके। मृदु मुख, मृदु पाश, ध्यान रखना। खर मुख, श्लक्ष्ण मुख, ये दोनों गुण है। मृदु मुख जो कि जो यंत्र होगा उसका मुख अगर बहुत ज्यादा सॉफ्ट है तो डेफिनेटली वो वर्क नहीं कर पाएगा। मान लीजिए लोहे का बना है, लोहा वहां पे बहुत कम लगा है, तो ऐसे में मुख बहुत मृदु होगा। मृदु पाश मतलब जो हमारे पास में मान लेते हैं कोई फोर्सेप है, उसका जो आगे का हिस्सा है, जो कैच करने वाला हिस्सा है, वो बहुत ज्यादा लूज है। राइट, तो मृदु पाश वहां पे लूज कैच होगा, जो आगे का फ्रंट वाला हिस्सा होगा वो बहुत ज्यादा लूज है, मतलब बहुत ज्यादा पकड़ने के योग्य नहीं है। तो डेफिनेटली दो वर्ड आते हैं, मृदु मुख, मृदु पाश, ये इन दोनों के अगेंस्ट में दोष हम कंसीडर कर सकते हैं। सुदृढ़ानी मतलब मजबूत होना चाहिए, अपोजिट। असार, असार मतलब मटेरियल अच्छा क्वालिटी का नहीं है, खराब घटिया क्वालिटी का लोहा यूज कर लिया। शिथिल मतलब ढीला, जैसे कि हमारे पास स्वस्तिक यंत्र में बीच में कील होनी चाहिए, ये कैसी नुमा संरचना हम मान लेते हैं, यहाँ पे बीच में कील जो है वो बहुत लूज है। तो घर में आप देखना कभी कोई जो हमारे पास सीजर है, कैची, उसमें अगर कील लूज हो जाती है फिर वो काम इतना ज्यादा नहीं आती है। अति उन्नत बहुत ज्यादा एलिवेटेड नहीं होनी चाहिए, मृदु कील वाली नहीं होनी चाहिए। कील जो है बहुत ज्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए, ढीला भी नहीं होना चाहिए, मृदु कील, शिथिल। मीनिंगफुली अगर आप देखोगे तो ये सारी क्वालिटी जो है ये अगेंस्ट जाएगी सुदृढ़ाने के लिए। हम ये नहीं यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं कि इसके अगेंस्ट में क्या है, इसके अगेंस्ट में क्या है, या आप चाहो तो इसको इसके अगेंस्ट में भी रख सकते हो। पॉइंट यहाँ पे ये है कि अगर हमने 6 गुण प्राप्त कर लिए तो उनके दोषों को हम कैच कर सकते हैं। सुरूपाणी देखने में अच्छा हो, टेढ़ा मेढ़ा ना हो,
सुग्रहाणी का मतलब पकड़ने में अच्छा हो, अग्राही पकड़ने में खराब हो गया, या विषमग्राही पकड़ने में टेढ़ा मेढ़ा पकड़ने में आ रहा है, सीधा सीधा काम करने में नहीं आ रहा है। कभी कभी जब हम बाइक चलाते हैं या साइकिल चलाते हैं, उसका जब हैंडल टेढ़ा हो जाता है तो फिर साइकिल को हम सीधा रखते हैं, तब भी साइकिल तिरछी दिशा में चली जाती है। ऐसा होता है, विषमग्राही हो जाता है, तो यंत्र भी थोड़ा सा टेढ़ा होगा, जहां पे हम चीज कैच करने जाएंगे वो चीज पकड़ने में नहीं आएगी। पॉइंट समझ रहे होंगे? डेफिनेटली यहाँ पे ये दोष है। यहाँ पे हमको इनको बिल्कुल भी याद नहीं करना था। याद करने के लिए हम यहाँ पे आएंगे, यंत्र दोष 12 होते हैं। अति स्थूल, असार, अति दीर्घ, अति ऋस्व। अति दीर्घ का अपोजिट अति ऋस्व है, और ये दोनों हमारे पास में क्या है, अति अति यंत्र दोष है। अति स्थूल बहुत मोटा है, बहुत ज्यादा मटेरियल यूज कर लिया। असार मतलब बहुत कम मटेरियल। अति स्थूल का अति क्रश नहीं है, अपोजिट ध्यान रखना। अति क्रश कोई दोष नहीं है, इसका मीनिंग असार के अंदर सेट हो जाता है, ऐसा सोच लेते हैं। अग्राही और विषमग्राही दोनों दोष है, तो तीन तो हमारे पास पेयर में आ गए। अति स्थूल असार, अति दीर्घ अति ऋस्व, अग्राही विषमग्राही। सिंपल है। वक्रम शिथिलम अति उन्नतम, ये तीनों वर्ड ऐसे हैं जिनको हम पेयर में याद रख लें तो हमारे लिए मेमोराइज करने में थोड़ा इजी होगा, क्योंकि आगे मृदु कील, मृदु मुख, मृदु पास, तीनों में वर्ड आता है मृदु, और ये तीनों ही दोष है। मृदु वर्ड देख करके गुण मत कर देना। मृदु कील, मृदु मुख, मृदु पास, तीनों ही क्या है, दोष है। तो यहाँ पे हमारे पास में जो डिफिकल्टी अगर कहीं होगी वो इस जोन में होगी। वक्र शिथिल उन्नतम, अति उन्नतम, उन्नत भी नहीं अति उन्नतम, वक्र शिथिल अति उन्नतम। तो वहां पे ये तीन वर्ड हमको दो तीन बार रिवाइज क्या कर सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं। अभ्यासात गुण से हमारी चीजें याद होने लगती है। चरक ने बताई है स्मृति के 8 कारणों में, वक्र शिथिल अति उन्नतम। ठीक बात है। यहां तक हमने जो पढ़ा है, यंत्र की संख्या 101, यंत्र के भेद 6 पढ़ लिए, यंत्र के गुण 6 पढ़ लिए, और यंत्र के दोष 12 पढ़ लिए। यंत्र कर्म चैप्टर के एंड में आएंगे 24। हालांकि ये वाला 20वां नंबर कोटेशन भी आगे आएगा, क्योंकि हमने इसको गुणों के साथ पढ़ने के लिए इसको पहले प्लेस किया है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ये बेनिफिट है कि मैं कोटेशन को किसी को पहले या किसी को बाद में प्लेस कर दूं, ताकि चैप्टर हमारे लिए इजी हो सकता है। इसका बेस्ट एग्जांपल अगर आपको देखना हो तो चरक चिकित्सा 28th चैप्टर, जो वात व्याधि वाला, क्योंकि बुक में इतना ऊपर नीचे दाएं बाएं दिया है, उसको मैंने बहुत सिंप्लीफाई करके उस चैप्टर को एक बार में समझ में आ जाए वैसा प्लेस किया है। अगर अभी तक नहीं देखा है तो आप एक बार ऐप डाउनलोड करेंगे, ऐप में 3 दिन का डेमो आपको मिलेगा, हमारी टीम से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। 3 दिन का डेमो लेकर के पूरे कोर्स को एक बार जा करके देखेंगे। उसमें ये चैप्टर जरूर देखना कि वहां पे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का कैसे हम सही से इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहली वैरायटी स्वस्तिक यंत्र, संख्या है 24। ठीक बात है, ये बात हमें पहले से पता है, 24 इसकी संख्या है। प्रमाण कितना है, तत्र स्वस्तिक यंत्राणी अष्टादश अंगुल प्रमाणानी, 18 अंगुल यहाँ पे लेंथ रहेगा, अष्टादश। ठीक बात है, संख्या हम पहले से जानते हैं। इसका शेप कैसा होगा, सिंह, व्याघ्र, फिर बाद में आता है व्याघ्र, वृक, तरक्षु, वृक्ष, द्वीपी, मार्जार, श्रृगाल, बहुत सारे पशुओं के नाम लिखे हुए हैं। हमें एक भी पशु का नाम नहीं याद रखना है। पॉइंट बस इतने ध्यान रखना, स्वस्तिक यंत्र के जो आगे का शेप होगा वो किसी न किसी पशु के मुख के समान दिख रहा होगा। ठीक बात है। देन आता है मसूर आकृति भी, हिंदी में देखो, जो इसकी कील होगी वो मसूर की आकृति होगी। जो आज के टाइम में जो एडवांस हमारे पास में यंत्र आने लग रहे हैं, उसके अंदर कील दिखती नहीं, कील अंदर की तरफ सेटल होती है, उसको ऐसे टेक्निक से बनाया जाता है। पुराने टाइम के अगर देखोगे, बीच में आपको एक कील दिखेगी। कील का आकार कैसा होना चाहिए, मसूर की आकृति का होना चाहिए। इस कील का शेप मसूर की आकृति का होना चाहिए। ठीक बात है। आकृति ऑलरेडी पूरे यंत्र की बता दी, विभिन्न पशु और पक्षियों के मुख के समान होने चाहिए। मूल में पकड़ने के लिए अंकुश के समान मुड़े हुए भाग होने चाहिए। ठीक बात है। मूल में बात कर रहे हैं, मूल में पकड़ने के लिए क्या होना चाहिए, अंकुश के समान मुड़े हुए भाग होने चाहिए। ठीक बात है। देन अगर इसको हम कंसीडर करें कि ये जो पार्ट है, मूल वाला पार्ट, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो मुड़ा हुआ भाग नहीं होता। अब आप इस वाले ऑब्जेक्ट को देखो, इसको पकड़ना है, अगर ये किनारे इसके मुड़े हुए नहीं होते तो आप क्या होल्ड कर पाते। तो डेफिनेटली स्वस्तिक यंत्र के लिए क्वालिटी है कि मूले अंकुशवत आवृत वारंगाणी, डेफिनेटली ये हमारे पास में प्रॉपर्टी रहेगी। स्वस्तिक यंत्रों के लिए आइडेंटिफाई कर लेंगे, अगर बाई चांस पूछेंगे तो ये किसके लिए है, मूल में पकड़ने के लिए अंकुश के समान, मतलब मुड़े हुए भाग किसमें होंगे, स्वस्तिक के अंदर होंगे। मेन पॉइंट है ये वाला, किस पर्पस के लिए यूज करेंगे। अब आप सोचो कि किसी यहाँ पे किसी चीज को पकड़ लेंगे, तो ये सबसे ज्यादा टाइट कैच यहाँ पे बनेगा, तो सबसे हार्डेस्ट
ऑब्जेक्ट से या हार्डेस्ट ऑर्गन से कोई चीज निकालना, शल्य निकालना। ये संहिता जो सुश्रुत संहिता लिखी जा रही होगी 3,000 वर्ष पहले, 3,500 वर्ष पहले, तो वहां पे युद्ध होते होंगे, वहां पे इंजरीज होती होगी, चोट लगती होगी, तो अस्थियों के अंदर यदि शल्य घुस गया है तो अस्थिगत शल्य को निकालने के लिए स्वस्तिक यंत्र को यूज कर रहे होंगे। आज के टाइम में हम कह सकते हैं कि कोई बोन है, बोन के अंदर मान लीजिए किसी प्रकार का वहां पे शल्य घुस गया, तो ऐसे में हम कंसिडर क्या कर सकते हैं, उसको किससे निकालेंगे, स्वस्तिक यंत्र के लिए। फिर से एक बार पूरी स्क्रीन को पिन पॉइंट वे से रिवाइज करें। स्वस्तिक यंत्र 24 होते हैं, 18 अंगुल उसका प्रमाण होगा, विविध पशुओं के मुख के आकार का होगा, पक्षी भी हो सकता है, मसूर आकृति की कील होगी, मूल में अंकुश के समान मुड़ा हुआ भाग होगा, और इसका मेन काम क्या रहेगा, अस्थि विदष्ट शल्य को निकालना। ये हमारे स्वस्तिक यंत्र की प्रॉपर्टीज है। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास में कंक मुख यंत्र, एक्चुअली आगे जाकर के इसको हम पढ़ेंगे एज ए प्रधान यंत्र, चैप्टर के एंड में प्रधान यंत्र। थोड़ी देर पहले हमने प्रधानतम पढ़ा था, प्रधानतम पढ़ा था, वो था हमारा हस्त, हाथ जो है प्रधानतम क्या रहेगा, यंत्र। प्रधान यंत्र क्या रहेगा, कंक मुख। इसके बाद वहां पे आगे करेंगे, और इसको हम यूज भी करते हैं। हम जब भी सर्जिकल वहां पे इंस्ट्रूमेंट्स को अगर कलेक्ट करते हैं किडनी ट्रे में, तो वहां पे चीटल फॉर्सेप मेनली यूज करते हैं, ताकि हम किसी भी जो डिसइंफेक्टेड जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स है उनको इजीली निकाल सके, किसी भी बॉटल से निकालना है या फिर ट्रे से निकालना है, जहां से भी हमको निकालना है, राइट। तो ये हमारे पास में स्वस्तिक यंत्र का एग्जांपल है कंक। ये कंक पक्षी है, उसके जैसा मुख वाला होगा, तो कंक मुख यंत्र होगा, चीटल फोर्सेप कह सकते हैं। ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, एक एग्जांपल है, राइट। सदंश यंत्र, नाम से पता लग रहा है ये बाइट करेगा, दंश करेगा, ठीक है। कभी कभी बाइट नहीं भी करेगा, क्योंकि खर मुख भी एक गुण था, श्लक्ष्ण मुख भी एक गुण था, तो ये श्लक्ष्ण भी हो सकता है। तो देखो ये वाला है श्लक्ष्ण के अंदर, राइट, सॉफ्ट ऑर्गन पकड़ने में काम आएगा। सनिग्रहो, अनिग्रहो, निग्रहो और अनिग्रहश्च, तो दो होते हैं संख्या में, एक होता है सनिग्रह और एक होता है अनिग्रह। पॉइंट क्या है, सनिग्रह मतलब जहां पे ये लॉकिंग सिस्टम होगा, अगर लॉकिंग सिस्टम है ताकि ये जो फोर्स है पर्टिकुलर एक एंगल पे जाकर के रुक जाए, तो ये सनिग्रह हो गया, ठीक बात है। और इसमें कोई लॉकिंग सिस्टम नहीं है, तो यहां पे इसको अनिग्रह बोल सकते हैं, सिंपल है। सनिग्रह और अनिग्रह कौन से यंत्र के भेद है, प्रश्न अगर ऐसा आए, आंसर सदंश जाएगा, ठीक बात है। 16 अंगुल इसकी लंबाई है, षोडश अंगुलो भवता, काम क्या करेगा, त्वक मांस शिरा स्नायुगत। थोड़ी देर पहले हमने डीप टिश्यू से निकाला था शल्य, जो कि अस्थि से निकाला था स्वस्तिक के अंदर। अब सुपरफिशियल की बात करने के लिए आए हैं सदंश यंत्र। हमारे पास में सुपरफिशियल को कैसे समझा जाए, ये हमारे पास में मान लेते हैं त्वक, त्वचा है, जिसकी यहाँ पे ऊपर एपिडर्मिस और नीचे यहाँ पे मान लेते हैं डर्मिस की बात हो रही है। ये सब क्यूटेनियस टिश्यू है, और इसके नीचे मान लेते हैं ये मसल लेयर है, राइट। इसी के बीच में कुछ ब्लड वेसल्स हैं, यहाँ पे इसके ऊपर स्नायु को हम कह सकते हैं कि लिगामेंट या फेसिया वगैरह हो सकता है। सिंपली इन सभी के लेवल पे यदि शल्य घुसा हुआ है, तो उसको कैसे निकाल सकते हैं, शदंस यंत्र से। ऊपर से जैसे स्किन के ऊपर मान लीजिए कि कोई अ, लकड़ी का कांटा तीन का चुभ गया, कैसे निकालोगे, छोटे फोर्सेप्स से निकालोगे, राइट, त्वचा से। मांस यहां तक पहुंच गया है, तो डेफिनेटली मांस में अंदर डायरेक्ट तो घुसेगा नहीं, ऊपर से घुसेगा, तो यहाँ पे ऊपर से पकड़ के खींचने के लिए क्या चाहिए, सदंश यंत्र। सिरा स्नायु भी सेम, तो मांस, सिरा, स्नायु और त्वक, यहाँ पे चार जगहों से शल्य निकालने का काम पूरा होगा। याद रखने की बात करनी है हमें, तो अगर हमको मर्म के कंपोनेंट पता है, कौन से होते हैं, मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि और संधि, तो इनमें से अस्थि और संधि को जाने दीजिए। मांस, शिरा, स्नायु तीन ऑब्जेक्ट, और इसके आगे हम त्वक ऐड कर लें, तो चार हमारे पास में प्लेस है। और आप इसको ऐसे समझिए कि सुपरफिशियल शल्य को निकालने का कार्य कर रहा है, त्वक, मांस, शिरा, स्नायु, ठीक बात है। अब इसके लिए निमोनिक बनानी है तो बना लो, पर मुझे लगता है कि ये सुपरफिशियल वर्ड बोलने से आपकी चीजें सॉर्टेड होनी चाहिए। त्वचा और मांस तो याद होनी चाहिए, बाकी शिरा और स्नायु के लिए भले ही आप TMSS तुम से ही कोई ऐसा कुछ बना लो, ये बहुत एनर्जी वेस्ट करती है कि जब निमोनिक जब अननेसेसरी बनाने की कोशिश करते हैं। सिंपल आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। अस्थि के लिए ऑलरेडी हमने बात कर ली थी। ये एक प्रकार की फोर्सेप डिलीवरी का डायग्राम है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या क्या फोर्सेप, इसको पकड़ने के लिए अगर आप देखोगे ना, कुछ कुछ ये हमारे स्वस्तिक यंत्र की तरह हम इसको समझ सकते हैं। स्वस्तिक यंत्र क्योंकि यहाँ पे कील जैसा बना होगा स्वस्तिक यंत्र की तरह, वहां पे फीटल हेड को वहां पे कैच करके वेजाइनल डिलीवरी को वहां पे कैरी आउट किया गया होगा, राइट। ये भी एक तरीके का यंत्र है, लेकिन मॉडर्न वाले डेफिनेटली अपने अपने नाम देते हैं। साइंटिस्ट अपना इजाद करते हैं, वो अपना नाम देते हैं। मैं अपना आज के टाइम में यंत्र बनाऊंगा, अपना नाम दूंगा, आप लोग बनाएंगे अपना नाम देंगे, राइट। ताल यंत्रों की बात कर रहे हैं। ताल यंत्र द्वादश अंगुल है, दो संख्या में है और प्रमाण इनका 12 अंगुल है। मत्स्य तालवत
ये मछली के तालू के समान दिखाई देने वाले होते हैं, इनका आकार कैसा होता है, मत्स्य तालु के समान। अब ठीक बात है, मछली पकड़ो, मछली का तालू ओपन करके देखो कैसा दिखता है, और डेफिनेटली ये उसके शल्क वगैरह बना लो, और फिर ये आप समझ जाओ, सिंपल सिंपल सी बात। अच्छा ये नहीं बना है, ठीक है, ये रॉकेट जैसा बन गया है। पॉइंट क्या है, ताल यंत्र संख्या में दो होंगे सदंश के समान में, लेकिन इनका प्रमाण अलग होगा। ठीक बात है, प्रमाण हमें तीन ही जगह याद करने होते हैं, स्वस्तिक, देन सदंश और ताल। स्वस्तिक के लिए 18, सदंश के लिए 16, ताल में 12 रहेगा। ठीक है, अंगुल प्रमाण में एक तालक दो तालक मतलब सिंगल साइडेड होंगे, या दोनों साइड में आमने सामने दोनों साइड में, तो ये द्वितालक हो सकता है। राइट, काम क्या करेगा, कर्ण नासा नाड़ी से निकालने का काम करेगा शल्य को। कर्ण के अंदर आप समझिए कि ये मान लीजिए, अब डेफिनेटली कर्ण एक्सटर्नल ईयर से ही निकालोगे, मिडल ईयर या इंटरनल ईयर तक अप्रोच करने के लिए डेफिनेटली अलग टेक्निक्स यूज होती होंगी। ये मान लेते हैं ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, तो यहां तक मान लीजिए कुछ ईयर वैक्स भर गया, या कोई कीड़ा घुस गया है, कोई फॉरेन बॉडी अगर चली गई है, तो ऐसे में हमको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये स्कूप शेप्ड ताल यंत्र यूज करना होगा। राइट, कर्ण से। ऐसा ही अगर नेजल कैविटी के अंदर वहां पे घुस गया है, कुछ ऑब्जेक्ट है, कुछ निकालना है, तो वहां पे नासा से शल्य निकालना है, तो हमारे पास में क्या रहेगा, ताल यंत्र। तीसरा है नाड़ी। नाड़ी का मतलब हम समझ सकते हैं कि कोई पस से भरी हुई साइनस का ट्रैक्ट हो गया, कोई क्रॉनिक एब्सेस हो गया, तो एब्सेस का जो ट्रैक्ट बन गया, उससे अगर हमें पस जो हार्ड हो गया उसको निकालना है, तो यहाँ पे हम इसका यूज कर सकते हैं, डेब्रिस या डेड टिश्यू निकालने के लिए यूज कर सकते हैं। सिंपल है, कर्ण नाड़ा, सॉरी, कर्ण नासा नाड़ी, कनाना करके याद कर सकते हो, कनाना। कनाना में कर्ण नासा नाड़ी तीनों आ जाते हैं, नाना जी को याद कर सकते हैं ताली बजा करके। ठीक है, ये सब इजी हो जाएंगे जब आपको बाकी सारी चीजें पता, तो ये आराम से आप याद कर लोगे। नाड़ी यंत्र संख्या में क्लियर है 20। ठीक है, नाड़ी यंत्राणी अनेक प्रकाराणी अनेक प्रयोजने, अनेक प्रकार के होते हैं, अनेक प्रयोजन के लिए होते हैं, तो ये बात कोई पूछेगा नहीं। एक तो मुखानी उभय तो मुखानी, पहली चीज तो नाड़ी का मतलब आपको पाइप समझ में आना चाहिए, मल्टीपल वैरायटी के पाइप हो सकते हैं, सिरिंज भी हो सकते हैं, कैथेटर भी हो सकते हैं, इवन ऑटोस्कोप भी हो सकता है, इवन सक्शन यूनिट जो होती है जो बलगम को निकालने का काम करती है, वहां सब में, और घर में मोटर चलती है उसमें भी तो पाइप लगता है। सब जगह जितने भी दुनिया में पाइप है वो सब नाड़ी यंत्र के अंदर। आप जब कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए अगर स्ट्रॉ का यूज करते हो, तो वो भी एक प्रकार का नाड़ी यंत्र है। राइट, तो यहाँ पे हमारे पास में क्या है, वो जो मैंने स्ट्रॉ लास्ट में बोला था, अगर स्ट्रॉ अगर आप यूज करें तो वो उभय तो मुखानी, क्योंकि उसके दोनों ओपनिंग कैसी है, खुली है। राइट, जबकि एक तो मुखानी, जैसे अगर आप कपिंग सेट यूज करते हो, तो कपिंग में लास्ट में क्या होता है, पीछे की तरफ वैक्यूम क्रिएट करने के लिए कुछ यंत्र होता है, और आगे की तरफ उसका ओपनिंग होता था, एक तरफ से अगर ओपन है एक तो मुखानी, दोनों तरफ से ओपन है तो वहां पे हम उभय तो मुखानी। जैसे कि अगर आप बस्ती यंत्र अगर आपने देखो, बस्ती नेत्र, बस्ती नेत्र, ये हमारे पास में बस्ती नेत्र है, जिसमें पीछे की तरफ दो कर्णिका है, एक कर्णिका आगे 1/4 डिस्टेंस पे है। इसमें अगर आप देखोगे तो दोनों तरफ ओपनिंग है, ये तो कर्णिका है, एक ओपनिंग इधर है, एक ओपनिंग इधर है, मेटल का बना हुआ, बस्ती नेत्र की बात कर रहा हूँ। तो अगर किसी ने देखा होगा तो समझ जा रहा होगा कि नाड़ी यंत्र उभय तो मुखानी भी हो सकता है और एक तो मुखानी भी हो सकता है। राइट, एग्जाम में अगर पूछे एक तो मुखानी उभय तो मुखानी, गलत नहीं करोगे। चार कार्य होते हैं, श्रोतोगत शल्य उतरणार्थ, श्रोतस के अंदर शल्य चला गया है उसको निकालने का काम। श्रोतस का मतलब है कि किसी डीप जगह पे जो शल्य चला गया उसको निकालने में काम आता है। हो सकता है कि मतलब हम वहां पे कैथेटर का यूज करके कहीं से हम पस को निकाल रहे हो, कोई ऐसी जगह से पस निकाल रहे हो, या फिर कोई बहुत डीप जगह से हम क्या कर सकते हैं, श्रोतस जो डीप सीटेड है वहां से कोई शल्य, आप समझ जाओ, श्रोतोगत शल्य को निकाल रहे हैं। ठीक है, रोग दर्शन, ये तो हमारे पास में सेम एग्जांपल सामने है, प्रोक्टोस्कोप की बात कर रहे हैं। प्रोक्टोस्कोप से हम क्या देखेंगे, हेमोरॉइड्स को देख सकते हैं, या फिर और कोई एनोरेक्टल डिसऑर्डर होगा उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। प्रोक्टोस्कोप का काम ही है रोग दर्शनार्थम, जैसे हम यहाँ पे ऑटोस्कोप को यूज कर रहे हैं। अब इसमें थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी या फिर हम कह सकते हैं टेक्नोलॉजी को यूज करके अभी भी हम देख तो रोग को ही रहे हैं, तो रोग दर्शन ही हो रहा है। एट द सेम टाइम लेरिंगोस्कोप हो सकता है, एंडोस्कोप हो सकता है, ये सारी टेक्निक्स किसके अंदर हमारे आएगी, नाड़ी यंत्रों के अंदर आएगी। आचूषणार्थम, आपने थोड़ी देर पहले कोल्ड ड्रिंक पी है, वो क्या है, आचूषणार्थम। आपने अगर ब्लड सैंपल किसी का कलेक्ट किया है तो क्या है वो, आचूषणार्थम, मतलब सक्शन वर्क किया है, तो वो नाड़ी यंत्र से किया होगा। लेन लास्ट में आता है क्रिया सौकर्य।
क्रिया सौकर्य मतलब है कि कोई आपको प्रोसीजर करना है और प्रोसीजर के लिए आपको थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए किसी एक इंस्ट्रूमेंट का, वो काम। जैसे कि अगर आपने इस प्रोक्टोस्कोप को प्लेस किया जिसमें आपने डायग्नोज कर दिया, रोग दर्शन कर दिया, अब वहां पे रोग दर्शन के बाद में अगर आपको वहां पे अर्श के ऊपर क्षार लगाना है, ये क्षार अप्लाई करने के लिए आप इसको लगा के रखोगे और उस पे शलाका यंत्र की हेल्प से क्षार को अप्लाई कर दोगे लोकली। तो सिंपली आपने क्या किया, क्रिया सौकर्य, इजी कर दिया काम को। एक और बेस्ट एग्जांपल, तो घर में चूल्हा होता है, जिनके घर में चूल्हा होता होगा वो समझ पा रहे होंगे। चूल्हे में जब आग बुझ जाती है तो हमारे पास में क्या रहती है, एक छोटी सी पाइप होती है और उसमें हम फूंक मारते हैं, तो वो फूंक जो है सही जगह पे गिरती है और हमारा काम इजी हो जाता है। मान लो कि हमारे पास में ये पाइप नहीं है, जो फूंकनी होती है वो नहीं है, तो वहां पे चूल्हे में आग कैसे बढ़ाएंगे? हमारे डायरेक्ट जो फूंक है बहुत दमदार नहीं होगी, तो फिर नहीं काम हो पाएगा। सोचो, हमने इस ऑब्जेक्ट को भी यहाँ पे क्रिया सौकर्य के लिए यूज किया होगा। यहाँ पे आते हैं, हमने क्या पढ़ा है? श्रोतोगत शल्य निकालने के लिए नाड़ी यंत्र, रोग दर्शन के लिए नाड़ी यंत्र, आचूषण कर्म के लिए नाड़ी यंत्र, और क्रिया सौकर्य के लिए। अब इनको अगर आपने इमेजिन कर लिया, सोच लिया, समझ लिया, एग्जाम में आ जाएगा तो हमारी वही समझी हुई बुद्धि तो हमारे पास में काम आएगी डेफिनेटली। आपको कोई पूछ ले कि महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है, तो मुंबई, ये कोई रटने की बात नहीं है ना। आप में से मैक्सिमम लोग गए भी होंगे, कुछ लोग नहीं भी गए होंगे तो जानते होंगे, सीधी सी बात है। तो ये चीजें रटने की नहीं होती, इनको समझने की जरूरत है। रोग दर्शन प्रोक्टोस्कोप नाड़ी यंत्र, आचूषण सिरिंज नाड़ी यंत्र, क्रिया सौकर्य प्रोक्टोस्कोप अगेन, स्रोतों का शल्य निकालने के लिए थोड़ी देर पहले कैथेटर से पस निकाला ही है हमने, राइट? सिंपल सी बात है। मोटाई अनेक स्रोतों द्वार के अनुसार चेंज होती रहेगी, लंबाई आवश्यकता अनुसार ऑलरेडी हमने बात करी हुई थी। ये नाड़ी यंत्र की हमने बात करी है। नाड़ी यंत्र कितने होते हैं? 20। इनके नाम दिए हैं तत्र, भगंदर, अर्श, व्रण, बस्ती, उत्तर बस्ती, मूत्र, वृद्धि, दकोदर, धूम, निरुद्ध, प्रकाश, सन्निरुद्ध, गुद, यंत्राणी, अलाबु, शंग। आप देख रहे हो यहाँ पे अलाबु और शंग, शंग और अलाबु, बेसिकली इन दोनों को भी नाड़ी यंत्र के अंदर जगह मिली है, ये नाड़ी यंत्र ही होते हैं। अगर शंग को देखोगे कैसा दिखता है? सींग के जैसा दिखता है, एक किनारा पतला होता है, एक किनारा मोटा होता है, तो डेफिनेटली ये क्या है? पाइप ही है, कर्व्ड पाइप है। अगर हम अलाबू के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो एक सिंगल मुख वाला है। अलाबू मतलब लौकी, लौकी मतलब वैसी लौकी जो कि आगे से जिसका मुख छोटा होगा और पीछे से मुख बड़ा होगा। तो बेसिकली हम जब कपिंग करते हैं, जहां पे पुराने समय में क्या करते थे, वहां पे कुछ अंदर छोटी सी आग जला करके कपिंग वहां पे डेवलप करते थे, वैक्यूम क्रिएट करते थे। ऐसे ही अलाबू का प्रयोग जो रियल में किया जाता है। अलाबू आजकल तो हमारे पास में एक सक्शन कैथेटर की तरह यूज हो गया, सक्शन कैथेटर नहीं बोलना चाहिए, जो हमारे पास में ब्लड लेटिंग के लिए जो सक्शन पंप है उनकी तरह यूज करने लग गए हैं। लेकिन पहले के टाइम में क्या होता था, आग जला करके अंदर वैक्यूम क्रिएट करते थे और अलाबू वहां पे प्लेस कर देते थे, राइट? तो यहाँ पे ये दोनों भी हमारे पास में, ये एक तो मुखानी में आ गया, ये उभय तो मुखानी के अंदर आ गया। सिंपल सी बात है, पॉइंट समझाने ये चाह रहा हूं। टोटल 12 नाम है, बगंदर से लगा करके शंग यंत्र तक गिनोगे 12 नाम है, और हमारे पास में नाड़ी यंत्रों की संख्या है 20। तो यहाँ पे हमें डल्हन की हेल्प लेनी पड़ेगी। डल्हन एक आचार्य है जिन्होंने सुश्रुत संहिता पे बहुत इंपॉर्टेंट टीका लिखी है, और मैं चाहता हूं कि उस टीका का नाम आप लोग बताओगे। भानुमति। निबंध संग्रह। आचार्य यस, भानुमति निबंध, नहीं हाँ, है, सॉरी, ये निबंध। सही है। निबंध संग्रह। निबंध संग्रह, निबंध वेरी संग्रह, गुड। सॉरी। निबंध संग्रह सही, 12वीं शताब्दी में लिखी गई है। जो आप भानुमति कह रहे हो, वो भानुमति टीका लिखी गई सुश्रुत पे, ये बात सही है, लेकिन वो चक्रपाणि। चक्रपाणि ने लिखी है। यस सर। ठीक है, इसके बाद में इसके बारे में हम बातचीत करेंगे मेरे ख्याल से मंडे या ट्यूसडे को, जब इवनिंग में प्रॉपर हम चरक और सुश्रुत को पैरेलल लेके चलेंगे। ठीक है, सो हमारे पास में जो ये दलहन की टीका, वहां से हमें क्या प्राप्त होता है? भगंदर यंत्र, इनकी संख्या होती है 2। एक छिद्र वाले भगंदर यंत्र, दो छिद्र वाले भगंदर यंत्र, अकॉर्डिंग टू नीड इनको यूज करेंगे। ऐसे ही अर्श यंत्र, एक छिद्र वाले, दो छिद्र वाले, दो वैरायटी के होंगे। तो हमारे पास सिंपल पॉइंट क्या आ गया? अर्श और भगंदर के लिए संख्या होगी 2-2। भगंदर यंत्र भी 2 है, अर्श यंत्र भी 2 है, लेकिन ध्यान रखना ये मेल फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू से क्लासिफाई नहीं किए हैं, एक छिद्र दो छिद्र के नाम से किए गए। इस वर्ड पे फोकस करना है। व्रण यंत्र, व्रण चाहे कैसा भी हो, छोटा बड़ा टेढ़ा मेढ़ा बॉडी के कहीं पार्ट पे, वहां पे व्रण के ऊपर कोई यंत्र कर्म करना है तो वो एक ही व्रण यंत्र होगा। बस्ती यंत्र, बस्ती यंत्र मतलब बस्ती नेत्र की बात कर रहे हैं, और बस्ती नेत्र के जब हम सुश्रुत चिकित्सा 35th चैप्टर पढ़ेंगे, वहां पे बस्ती के 4 प्रकार के नेत्रों की बात करेंगे, राइट? 4 प्रकार के नेत्र, एक वर्ष में 6 अंगुल, 8 वर्ष में
8 अंगुल, फिर 16 वर्ष में हमारे पास में आ जाएगा 12 अंगुल, सॉरी 10 अंगुल, और 25 वर्ष में आ जाएगा 12 अंगुल। तो ये वय के अनुसार हमारे पास में बस्ती यंत्र कितने आ जाएंगे, 4 वैरायटी के बस्ती यंत्र आ जाएंगे। ध्यान रखना, वय के अनुसार, एज के अकॉर्डिंग डिफर कर रहे हैं। और ये टेबल आपको बनी हुई है, अगेन ऐप में जाओ, डाउनलोड करो और सुश्रुत का 35वां चैप्टर खोल करके देखो। ये सारी चीज रेफरेंस मैंने बताया, सुश्रुत चिकित्सा 35th चैप्टर रहेगा। ठीक है। उत्तर बस्ती यंत्र ये डेफिनेटली मेल एंड फीमेल के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग होंगे, लंबाई भी अलग अलग बताएगी। सुश्रुत के अनुसार लंबाई स्त्री के लिए 10 अंगुल है और पुरुष के लिए 14 अंगुल है। ये 14 अंगुल केवल सुश्रुत ने बताया, बाकी सारे आचार्य 12 अंगुल बताते हैं पुरुषों के लिए। तो लंबाई की जो बात होगी वो डिटेल में हम करेंगे जब पंचकर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। अभी ये समझ लेते हैं, उत्तर बस्ती दो होते हैं, बस्ती यंत्र चार है। ध्यान रखना, बस्ती यंत्र, व्रण यंत्र एक ही है। एक वालों को तो याद भी मत करो, जो जो हाईलाइटेड है, जो एक से ज्यादा है उन्हीं को फोकस करो। अर्शो यंत्र, भगंदर यंत्र दो दो है। मूत्र वृद्धि हाइड्रोसिल की बात कर रहे हैं, एक यंत्र है। दकोदर एसाइटिस, एसाइटिस का फ्लूइड निकालना, एसाइटिक फ्लूइड निकालना, टैपिंग करने के लिए एक यंत्र होगा। धूम यंत्र तीन होंगे। ठीक है। प्रायोगिक, स्नेहिक, वैरेचनिक, तीन ही हमारे पास में धूम यंत्र होंगे। प्रायोगिक, स्नेहिक, वैरेचनिक। प्रायोगिक मतलब जो डेली यूज कर सकते हैं, एक स्वस्थ व्यक्ति भी यूज कर सकता है। स्नेहिक मतलब वात की कंडीशन में, वात रोगों को ठीक करने के लिए। वैरेचनिक मतलब कफ दोषों को ठीक करने के लिए, क्योंकि धुआं धुआं है ना, तो पित्त में तो यूज करेंगे नहीं। राइट, ये थोड़े बुद्धिमानी से सोचना, किसी में धुआं दे रहे हैं तो वहां पे पित्त वाली कंडीशन नहीं होगी, क्योंकि और ज्यादा हीट देने से हो सकता है कि पित्त एग्रीवेट हो जाए। सिंपल पॉइंट है, प्रायोगिक, स्नेहिक, वैरेचनिक। इनकी अगर धूम नेत्र की अगर लंबाई की बात करें, जो आगे आएगा 40वें अध्याय में, सुश्रुत के अनुसार देखिए 48, 32, 24, ये सब अंगुल प्रमाण में मैं बातचीत कर रहा हूं। ठीक है, आप लोग पढ़ोगे आगे। निरुद्ध प्रकस फिमोसिस के लिए एक यंत्र होगा। सन्निरुद्ध गुद एनल स्ट्रक्चर के लिए होगा। अलाबू और शंख की बात हमने ऑलरेडी कर ली, ये सब एक एक है, तो एक एक वालों को छोड़ के बाकी को रिवाइज करो। बगंदर यंत्र दो, अर्शो यंत्र दो, बस्ती यंत्र चार, उत्तर बस्ती यंत्र दो है। ठीक है। जब ये दो है तो एक छिद्र दो छिद्र वाले है। उत्तर बस्ती जब दो है तो वहां पे स्त्री और पुरुष पॉइंट ऑफ व्यू से दो है। धूम यंत्र तीन है। ध्यान रखना, धूमपान के 5 भेद आते हैं, धूमपान के 5 भेद आएंगे, लेकिन धूम यंत्र की जब बात करेंगे तब तीन है। यहाँ पे ये वर्ड फोकस करके रखने वाले, बाकी कुछ भी नाम पूछे वो एक रहेगा। राइट। शलाका यंत्रों की बात करें, एक बड़ा सा कोटेशन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। कितना भारी लग रहा है, कोटेशन देख के डर लग रहा है, पढ़ो ही मत, बढ़ो आगे। पहला शलाका यंत्र, पहले तो शलाका यंत्रों की संख्या हमने पहले ही बात कर ली थी, कितनी है, एक कान इस तरफ, एक कान इस तरफ, दो और आगे लगा देंगे, सॉरी यहाँ पे दोनों कान हो गए तो 8 बन जाएगा, आगे लगा देंगे दो, 28 वर्ड आ जाएगा। तो डेफिनेटली हमारे पास में 28 शलाका यंत्र है, जो कान खुजाने के लिए काम में ले रहे हैं, ऐसा सोच रहे हैं। पहला नाम आता है गंडूपद मुखी। गंडूपद होता है केचुआ, अर्थवर्म की बात कर रहे हैं। अर्थवर्म का नाम क्यों लिखा होगा सुश्रुत ने, यहाँ पे ये आकार, ये जो टेबल है आप चाहो तो बना सकते हो। टेबल का कितना पार्ट आपको बनाना चाहिए, अभी नहीं बनाना है, जब भी आप रिकॉर्डिंग को बाद में रिवीजन करने के लिए यूज करोगे, क्लास के बाद में जब खुद से बैठ के मार्किंग एंड रिवीजन करोगे, उस समय टेबल का इतना पार्ट, ये सिर्फ समझाने के लिए आपको यहाँ पे लिखा गया है। राइट, आगे की टेबल का इतना ही पार्ट आपको लेते चलना है। सबसे पहले गंडूपद मुखी, गंडूपद मतलब केचुआ, अर्थवर्म। तो जो हमारे पास में ब्लंट प्रोब होते हैं, प्रोबिंग मतलब ट्रैक्ट, रास्ता खोजना, एषण, एषण कर्म करने में काम आएगा। गंडूपदमुखी संख्या में दो है। एषण का मतलब है रास्ता खोजना, रास्ता खोजना। ठीक है, प्रोबिंग करेगा, एषण कर्म करेगा। सर्प फणमुखी, सर्प के फण के समान, जो हुड ऑफ स्नेक होता है वैसा दिखेगा सर्प फणमुखी। ये व्यूहन करने के लिए, ऊर्ध्वीकरण करने के लिए। इसको मैं रिट्रैक्टर से समझू तो कितना बढ़िया रहेगा, जैसे कि ये एक आदमी है जिसको मान लो लिटा करके हमने क्या कर रहे हैं, सर्जरी कर रहे हैं। ठीक है, सर्जरी में हम मान लेते हैं यहां से हमने क्या किया, इसका इंसिजन लगा दिया। इंसिजन लगा करके एक रिट्रैक्टर लगा करके इसको इधर खींचेंगे और एक रिट्रैक्टर लगा कर इसको इधर खींचेंगे, तो हमारे पास में abdomen का ये जो पार्ट है वो ओपन हो जाएगा। राइट, ताकि हम यहाँ पे इसकी चीजों को देख पाएंगे। इसको बोलते हैं व्यूहन। व्यूहन को हम कह सकते हैं व्यू देखने के लिए कर रहे हैं, व्यू देखने के लिए। सर्प फण मुखी का काम क्या है, व्यू देखने के लिए। या फिर सांप का फन जो ऊपर रहता है तो उसको क्या कहता है, ऊपर हाइट से थोड़ा सा व्यू अच्छा आता है, वरना जमीन पे रेंगता हो तो व्यू नहीं आता, ऐसा सोच लेना। सर्प फण मुखी व्यूहन कर्म के लिए काम आता है, और ये संख्या में दो है। एषण कर्म, गंडूपद, सर्प फण मुखी, व्यूहन। शरपुंख मुखी, शरपुंख, शर कहते हैं बाण को, जो एरो होता है। पुंख मतलब उसके जो पीछे पंख है। मान लेते हैं कि ये एक एरो है जो नीचे की तरफ जा रहा है, और इसके पीछे वाले जो है कुछ वहां पे फर्स होंगे, यहाँ पे उसके जो यहाँ पे मान ले कुछ यहाँ पे रेशे होंगे, बाल होंगे। पॉइंट क्या है, इसका काम होता है चालन।
कोई एक ट्रैक्ट में से इस शल्य को घुसा के निकालेंगे तो वहां पे जो अंदर के जैसे शीलिया होते हैं, जो हेयर्स होते हैं, वो एक डायरेक्शन में आ जाए, यूनि डायरेक्शन में लाना चालन कर्म कह सकते हैं। सिंपल वर्ड याद रखो, शरपुंख मुखी चालन कर्म, घर में पंखा चलता है, पंखा चालन याद कर लोगे। बाण मूल के समान दिखता है, इस वजह से शरपुंख मुखी चालन कर्म के लिए काम में आता है। बडिश मुखी, बडिश के समान मुख, बडिश मतलब होता है हुक, हुक लाइक स्ट्रक्चर होगा तो इसका काम क्या है, मछली पकड़ने में काम आएगा। आचार्य डलहन ने इस पे टीका करते हुए लिखा है कि जो मछली पकड़ने के लिए जो यंत्र काम में आता है वो बडिश मुखी है, और उसमें हम क्या करेंगे, आहरण मतलब खींचना, खींचना डेफिनेटली, जब भी कोई चीज को खींचना है तो उसमें अटकाएंगे और फिर खींचा जाएगा, सिंपल सी बात है, ये तो एक प्रैक्टिकल पॉइंट है। आहरण। मसूर दल मात्रमुखी, जो आगे से मसूर का एक दल हो, जैसे मसूर की दाल होती है उसको द्विदल डाइकोटिलेडनी है, तो वहां पे सिंगल जो उसका पार्ट है, दाल का जो पार्ट है, यहाँ पे कह सकते हैं मसूर के दाल के टुकड़े के समान दिखने वाला एक एंड है, श्रोतोगत शल्य उदाहरणार्थम कार्य करता है। पॉइंट क्या है, श्रोतोगत शल्य उदाहरणार्थम, जो यहाँ पे दो मसूर दल मात्रमुखी लिखे हुए हैं, ये सेम वर्ड हमने कहाँ पे पढ़ा है, ये नाड़ी यंत्रों के कर्म में भी पढ़ा। नाड़ी यंत्र के चार कर्म थे, पहला था श्रोतोगत शल्य उदाहरणार्थम, स्रोत से शल्य निकालना है तो नाड़ी यंत्र का प्रयोग करेंगे, राइट। दूसरा था रोग दर्शन, रोग दर्शन। तीसरा क्या था, तीसरा हमारे पास में था आचूषणार्थम, आचूषण कर्म के लिए, आचूषणार्थम। चौथा वर्ड था हमारे पास में क्या था, क्रिया सौकर्यत्वात्, क्रिया को इजी करने के लिए। बाकी पहला श्रोतोगत शल्य उदाहरणार्थम डेफिनेटली था। तो यहाँ पे ध्यान ये रखना है, अगर आपको एग्जाम में बाई चांस आता है श्रोतोगत शल्य उदाहरणार्थम शलाका, तो दो है मसूर दल मात्रमुखी, श्रोतोगत शल्य उदाहरणार्थम नाड़ी, तो 20 होंगे संख्या में। लेकिन अगर इतना ही पूछे श्रोतोगत शल्य उदाहरणार्थम कितने यंत्र है, तो वहां पे 20 नाड़ी भी है, दो शलाका भी है, टोटल 22 हो सकते हैं, ऐसा सोचा जा सकता है, राइट। ये एक प्रकार का टेबल का पार्ट। गंडूपद मुखी ऐषण, सर्पफण मुखी व्यूहन, सर्पुंख मुखी चालन, बडिश मुखी आहरण और मसूर दल मात्र मुखी श्रोतोगत शल्य उदाहरणार्थम। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। कार्पास क्रतोष्णी, कार्पास लगा होगा किनारे पे, मतलब एक वो वुडन स्टिक होगा, उसके किनारे पे अगर कॉटन लगा हुआ है, तो डेफिनेटली हम जानते हैं हमारे पास में स्वाब प्रोब्स होती है, जैसे हमने कोविड-19 के समय सैंपल दिए होंगे, या कान को साफ करने के लिए काफी सारे ये जो क्या बोलते हैं सलिए होते हैं, उनको काम में लेते हैं, जो कि नहीं लेना चाहिए, बेसिकली कार्पास कृतोष्णी होते हैं, राइट। इनका काम क्या है, व्रण को साफ करना, व्रण के क्लीनिंग करने के काम आता है, व्रण प्रमार्जन काम करेगा, और ये संख्या में 6 होते हैं, कार्पास कृतोष्णी संख्या में 6 होते हैं। अभी तक बाकी जितने पड़े थे पीछे दो दो थे संख्या में, तो 10 शलाका हमने यहाँ पे निपटा दी है, 18 और पढ़नी है, जिसमें से 6 कार्पास कृतोष्णी हो चुकी है। नेक्स्ट आती है दार्व्याकृति खल्लमुखी, दारवी, दारवी किसको बोलते हैं, दारवी या दरवी, ये कहते हैं चम्मच को, स्पून लाइक। तो ये दरवी के आकार का जो शलाका होगा, तो यहाँ पे हमारे पास में ये शलाका कैसी होगी, दरवी के आकार की। और खल्लमुखी, खल मतलब होता है खरल, अब जैसे कि ये खरल है, इस खरल की अगर बात करें, इस खरल का ऐसा शेप है। अब इसके अंदर आप डेफिनेटली मूसल से क्या करोगे, मूसल से इसके अंदर घुमा घुमा के अपनी भावना द्रव्य को आप भावना दे सकते हो सिंपली। तो यहाँ पे खरल के शेप का यहाँ पे अगर हमारे पास में शलाका यंत्र है, तो ये किसके अंदर फॉल करेगा, एक शलाका यंत्र। काम क्या होगा, इसी चम्मच में, दारवी में या खल में क्या भर देंगे, क्षार भर देंगे और अप्लाई कर देंगे, या इसमें औषध भर देंगे। सिंपल रखो, एक चम्मच है जिसमें हम क्या रख देंगे, क्षार या फिर औषध, या दोनों रख सकते हैं। क्षार और औषध अलग थोड़ी, क्षार भी तो एक प्रकार की औषधि है, सिंपल है। दरवी और खरल सदृश 3 होंगी ये संख्या में। संख्या मतलब किसके आधार पे हो सकता है कि ये अलग अलग लेंथ की, अलग अलग साइज की रहती होंगी। जाम्बव वदन, अंकुश वदन, ये दो प्रकार के ऐसे हमारे पास में शलाका यंत्र है जो क्या काम करते हैं, अग्नि कर्म का काम करते हैं। जाम्बव वदन जो आगे से जम्बू के समान का, जम्बू का कहने का मतलब ये होता होगा, शायद ऐसा माना जा सकता है कि इलोंगेटेड फ्रूट जो होता है वैसा शायद दिखता होगा आगे से। तो जो आजकल के हमारे पास में जो ट्रेंड में अग्निकर्म शलाकाएं होती है, ये या तो अंकुश के समान होगी, अंकुश मतलब जो आगे से इस तरीके का टी शेप हुक लाइक स्ट्रक्चर दिखता होगा अंकुश जैसा, या फिर हम कह सकते हैं आगे से राउंडेड होता होगा, तो वो हमारे जाम्बवदन के अंदर फॉल करता होगा। दोनों के कर्म अग्नि कर्म है, तो हम अगर टोटल देखें अग्नि कर्म के लिए 6 शलाका है, 6 ही हमने कार्पास कृतोष्णी के लिए पढ़ी है, 6 ही हम अग्नि कर्म के लिए पढ़ रहे हैं। लेकिन अग्नि कर्म में दो अलग अलग नाम आए हैं, जाम्बव वदना, अंकुश वदना, वदना मतलब मुख के समान, राइट।
यहाँ पे हमारे पास में कितनी आ गई, 10 पीछे पड़े थे, यहाँ पे 9 और 6 15 पड़े, 10 और 15 25 हो चुके। केवल 3 शलाका और पढ़नी है। 3 है हमारे पास में कोलास्थि दल मात्रमुखी। वर्ड को तोड़ो, कोल, कोल मतलब क्या होता है, बेर, उसका दल, कोल अस्थि, अस्थि मतलब उसकी गुठली। अब आपके पास में ये गुठली का अगर स्ट्रक्चर माइंड में है, जो बेर खाते हैं, बेर की गुठली अगर आपने देखी हो, वो गुठली कुछ ऐसी दिखती होगी, राइट, ये कुछ ऐसी दिखती होगी। अब इसको काट दो, तो ये काटने पर कैसी हो जाएगी, ये कुछ ऐसी दिखेगी आपको, काटने पर गुठली ऐसी दिखेगी। तो इसके किनारे क्या होंगे, बहुत ज्यादा शार्प होंगे। ये शार्पनेस बताने के लिए कोलास्थि दल मात्रमुखी लिखा है, क्योंकि इसका काम क्या है, ये शार्प ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा नासा अर्बुदहरण के लिए। कोलास्थि दल मात्रमुखी खल तीक्ष्ण ओष्ठम, इसके जो किनारे कैसे होंगे, तीक्ष्ण होंगे। तीक्ष्ण ओष्ठ कौन से शलाका के लिए, एक ही शलाका है जो कि कोलास्थि दल मात्रमुखी है। कोलास्थि दल मात्रमुखी खल तीक्ष्ण ओष्ठ वर्ड आएगा, इसका काम क्या है, नासा अर्बुदहरण। नासा के अंदर कोई भी अगर अर्बुद, अर्बुद का मतलब समझ ले कि ग्रंथि नुमा संरचना है और उसको निकालना है, पॉलिप को वहां पे अगर सर्जिकली रिमूव करना है, ऐसा हम यहाँ पॉलिप नहीं बोलना चाहिए, अर्बुद का मतलब कैंसर बिल्कुल नहीं समझना चाहिए, एक ग्रंथि लाइक स्ट्रक्चर हम कह सकते हैं। ठीक है, कोलास्थि दल मात्रमुखी खल तीक्ष्ण ओष्ठम, ध्यान रखना हमारे पास में दार्व्याकृति, दार्व्याकृति और खलमुखी अलग था, खलमुखी अलग था, जिसका काम था हमारे पास में क्षार और औषध का प्रणिधान करना, जो कि स्पून लाइक स्ट्रक्चर था। यहाँ पे खल तीक्ष्ण ओष्ठ है, तीक्ष्ण ओष्ठ वर्ड हमारे पास में कोलासिदल मात्रमुखी तक लेके आएगा, जो कि नेजल क्यूरेट के समान नासा अर्बुद का हरण करेगा। नेजल क्यूरेट जो आज के समय में ऐसे शार्प ऑब्जेक्ट होते हैं, दिख तो ये भी दरवी के समान रहा है, चम्मच के समान रहा है, तो ये कैसा है, नेजल क्यूरेट है, राइट। अंजन शलाका पे जाते हैं, अंजन शलाका तो क्या काम करेगी, बहुत बढ़िया, अंजन कर्म करेगी। संख्या में यहाँ पे लास्ट में तीनों एक एक है, ये सरल हो जाता है। इसकी लंबाई कैसी होती है, पूरे शेप, जो लंबाई में मोटाई जो होगी उसकी कलाय परिमंडल, मतलब कलाय मतलब मटर का दाना, जितना मटर का दाना मोटा होता है पूरी लंबाई में इसकी इतनी मोटाई होनी चाहिए। उभय तो मुकुल अग्र, उभय मतलब दोनों किनारे कैसे होना, मुकुल के अग्र, जैसे कि पुष्प की कली होती है वैसा आगे से दिखना चाहिए। तो प्रॉपर एक फोटोग्राफ मेरे पास नहीं था, तो इसको बनाने की कोशिश करिए, आगे से मुकुल के समान दिखेगा, और उसकी जो मोटाई थ्रू आउट कितनी होगी, कलाय परिमंडल। ठीक बात है, कलाय मतलब मटर, तो आप क्या देखेंगे, अंजन शलाका मतलब कलाय परिमंडल, उभय तो मुकुलाग्र, ये दो प्रॉपर्टीज की होंगी और काम क्या करेगी, अंजन कर्म करेगी, बहुत सरल है। नेक्स्ट और लास्ट बोले शलाका में मूत्र मार्ग विशोधनी शलाका, जिसका काम क्या है, मूत्र मार्ग विशोधन, नाम इसी के काम से पड़ा है, तो ये कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट तो नहीं हुआ। पॉइंट क्या है, इसका शेप कैसा होता है, इसका आकृति कैसा है, मालती पुष्प वृंताग्र प्रमाण परिमंडलम इति, मालती पुष्प, मालती पुष्प जो हम कह सकते हैं चमेली का पुष्प, उसका जो वहां पे हमारे पास में स्टाक आएगा, स्टाक मतलब व्रंत, व्रंत का भी जो आगे का पार्ट होगा, जो पुष्प जिसपे टिका रहता है, जो उसका व्रंत है, व्रंत का आगे वाला भाग, उस उतनी मोटाई का अगर हमारे पास शलाका है, सोचना पॉइंट क्या है, मालती पुष्प वृंताग्र प्रमाण परिमंडलम इति, मालती पुष्प वृंताग्र की प्रमाण की हमारे पास में कोई शलाका है। यूरेथ्रल बॉगी जिसको हम बोल सकते हैं, मूत्र मार्ग का विशोधन करना, अगर यूरेथ्रल ट्रैक्ट के अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई वहां पे कैलकुलस फंस गया है, कोई भी वहां पे ऐसी डिफॉर्मिटी है, तब इसको यूज कर सकते हैं, हालांकि पहले डायग्नोसिस कंफर्म करना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे सिंपल करेंगे, मालती पुष्प वृंताग्र वाला एम से या स्टार्ट हो रहा है, और मूत्र मार्ग विशोधनी भी एम से स्टार्ट हो रहा है, इसको सरल करके हमने मैच कर दिया। ध्यान रखना मसूर दल मात्रमुखी भी एम से था, मसूर दल मात्रमुखी भी एम से था, वो यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि वो श्रोतोगत शल्य उदाहरणार्थम पहले ही निपटा दिया है। अब हमने जो पढ़ा है, अब इस श्लोक को देखो, अब श्लोक आपको भारी नहीं लगेगा। शलाका यंत्राणी अपनी नाना प्रकाराणी नाना प्रयोजानी यथा योग परिणाह दीर्घानी च, अपने अपने अकॉर्डिंग नाना प्रकार नाना प्रयोजन, ठीक है। यहां से काम की बात, तेषाम गंडूपद नंबर 1, सर्पफण नंबर 2, शरपुंख नंबर 3, बडिशमुखी नंबर 4, सब दो दो थे, ठीक बात है। गंडूपद का काम क्या था, एषण कर्म, रास्ता खोजने का काम करता, अर्थवर्म गंडूपद का काम है एषण कर्म, व्यूहन सर्प के लिए डेफिनेटली सर्पफण, पंखा चालन शर्पुंख डेफिनेटली ये हमें पता है, और आहरण बडिश मुखी का काम है खींच करके बाहर निकालना, आहरण। सिंपल है, सबके कर्म यहाँ पे बता दिए गए हैं। मसूर दल मात्र मुखी भी दो थे और इनका काम क्या था, श्रोतोगत शल्य उदरणार्थम, क्लियर है, मसूर दल मात्र मुखी। षट 6 होते हैं, कार्पास क्रतोष्णी
और ये कार्पास कृतोष्णी काम क्या करते हैं? प्रमार्जन क्रियासु, प्रमार्जन क्रिया में कार्य में आएंगे। त्रीणी द्रव्याकृतिनी खल मुखानी, तीन हमारे पास में द्रव्याकृति खल मुखी वाले शलाका होंगे जिनका काम होगा क्षार औषध प्रणिधान, क्षार और औषध को अप्लाई करना। त्रीणी अन्यानी जाम्बवदनानी, त्रीणी अंकुश वदनानी, तो यहाँ पे दो एक साथ लिखे हैं, तीन यहाँ पे जाम्बवदन वाले होंगे, तीन अंकुश वदन वाले होंगे, टोटल छह हो गए। षडेव अग्नि कर्मसु अभिप्रेतानी, छह हमारे पास में अग्नि कर्म करने वाले, छह ही हमारे पास में कार्पास कृतोष्णी थे प्रमार्जन क्रिया के लिए, छह ही हमारे पास अग्नि कर्म के लिए। अगर आपको ऐसा पूछे कि जाम्बवदन कितने, आंसर जाएगा तीन। अगर आपको पूछे अंकुश वदन कितने, आंसर जाएगा तीन। लेकिन पूछे अग्नि कर्म के लिए कितनी शलाकाएं, तो आंसर जाएगा छह। समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। देन आता है नासा अर्बुद हरणार्थम एकम, संख्या सात में बोल दिया, एक होती है नासा अर्बुद हरण के लिए, शार्प होनी चाहिए नेजल क्यूरेट। कोलास्थि दल मात्रमुखी, कोल की अस्थि आपने सोच लिया है। और खल तीक्ष्ण ओष्टम, इसका ओष्ठ जो है तीक्ष्ण होना चाहिए, अदरवाइज ये नासा अर्बुद का हरण नहीं कर पाएगी। अंजनार्थम एकम, अंजन के लिए एक होती है। कलाय परिमंडलम उभयतो मुकुलाग्रम, कलाय परिमंडल वाली लेंथ में साइज होगी और दोनों किनारों पे मुकुल के अग्र जैसा स्ट्रक्चर होगा। सरल था। मूत्र मार्ग विशोधनम विशोधनार्थम एकम, मूत्र मार्ग विशोधनी वाली एक होती है। मालती पुष्प वृंताग्रम प्रमाणम परिमंडलम इति, ये मालती पुष्प के वृंत के समान दिखता है। एक्चुअली माइक ऑन करना चाहिए स्टूडेंट्स के लिए, मैं प्रश्न पूछने जा रहा हूं। हमारे पास में दो कंडीशन है। नासा अर्बुद हरण में कौन सा यंत्र? पहले का आंसर करो। कोलास्टिक। कोलास्थित दलमात्रमुखी। दल मातृमुखी। कोलास्थि दल कोलास्टिक। मात्र मात्र मुखी। प्रश्न है, नासा से शल्य निकालना है, तब तालियन। ताल यंत्र, यही यही सुनना था। कर्ण नासा नाड़ी से हमने अगर शल्य निकाला है तो वहां पे हमने ताल यंत्र का यूज किया है। आप समझ चुके हैं, नासा वर्ड दोनों में आ रहा है, बट दोनों में डिफरेंशिएट करके चलना होगा, अदरवाइज गड़बड़ हो सकती है एग्जाम में, क्योंकि एक वर्ड दूसरे वर्ड में मिमिक कर रहा है। ठीक है, माइक ऑफ कर सकते हैं। खल तीक्ष्ण ओष्ठम, यहाँ पे भी खल वर्ड आ रहा है, और हमारे पास में ऑलरेडी जो यहाँ पे खल मुखाने, ऐसा ऐसा लगता है खरल के समान, यहाँ पे तीक्ष्ण ओष्ठ वाला खरल है ऐसा मान लेना, ताकि नेजल क्यूरेट वर्ड को हम ग्रेस्प कर सके, राइट। उपयंत्र 25 है, जो हमारी पांचों कैटेगरीज में नहीं फॉल कर पाए वो इसके अंदर आएंगे। नाम याद करने का सजेशन बिल्कुल नहीं दूंगा कि आपको एग्जाम में पूछे कि निम्न में से कौन सा उपयंत्र है या नहीं है, पूछा कभी गया नहीं, पूछना भी नहीं चाहिए। इन 25 उपयंत्रों में से पांच ऐसे उपयंत्र हैं जो अगले ही चैप्टर, 8वें चैप्टर में अणुशस्त्र के अंदर भी आएंगे। अणुशस्त्र मतलब जो शस्त्र के जैसे काम करेंगे लेकिन शस्त्र की कैटेगरी में नहीं है। शस्त्र के जो मतलब बाल, भीरु, वृद्ध, ऐसी कंडीशन में जब शस्त्र कर्म करना होगा तो वहां पे शस्त्र ना यूज करके अणुशस्त्रों का यूज करते हैं। पांच कौन से हैं? बाल, नख, अंगुली, क्षार, अग्नि। तीन तो बॉडी ऑर्गन है, बाल डेफिनेटली, नख ठीक है, और अंगुली। बाल और नख डेफिनेटली बॉडी के डेड टिश्यू के अंदर आएंगे, और अंगुली डेड टिश्यू नहीं है, लेकिन अंगुली को हम काट के यूज नहीं कर रहे हैं, अंगुली हम जीवित अवस्था में यूज कर सकते हैं। यहाँ पे उपयंत्र के अंदर भी आएगा, और ये अनुशस्त्र, बाल, नख, अंगुली, तीन बॉडी ऑर्गन है। क्षार कर्म, अग्नि कर्म, ये हमारे उपयंत्रों के अंदर भी आता है और अनुशस्त्रों के अंदर भी आता है। देख रहे हो, क्षार और अग्नि कर्म, ठीक बात है, ये भी एक प्रश्न का पार्ट हो सकता है, इस एंगल से सोचना चाहिए। बाकी स्टीवन, अगर हमारे गले में कफ आ रहा है या फिर म्यूकस आ रहा है, हम इसको थूक देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? शल्य कर्म हो जाएगा। तो स्टीवन के साथ में हो सकता है कि वहां पे फॉरेन बॉडी या पस वगैरह वो भी निकल जाता होगा, राइट। तो ये भी एक प्रकार का क्या हुआ? स्टीवन उपयंत्र हुआ। प्रवाहन, जोर लगाना, जोर, मान लो कि कोई लेडी है जो प्रेग्नेंट है और डिलीवर कर रही है किसी बेबी को, अगर वो पुश करती है तो वहां पे भी उसने क्या किया है? एक कर्म किया है, लेकिन ये उपयंत्र के अंदर काम करेगा, प्रवाहन कर्म करेगा, क्योंकि वो शल्य है, क्योंकि वो बेबी फुल ग्रोथ कर चुका है, उसको अब बाहर आना, बॉडी के लिए वो क्या है? एक शल्य है, फॉरेन बॉडी है, राइट। भेषज, अगर मेरे गले में कफ है और मैंने सितोप्लादी चूर्ण खाया तो कफ निकल आएगा, सिंपल है। भेषज एक उपयंत्र के अंदर आ गया। अयस्कांत, चुंबक का यूज करते होंगे, क्योंकि पहले के टाइम में जो शल्य रहते होंगे वो लोहे वगैरह के रहते होंगे, तो अयस्कांत वहां पे यूज कर सकते हैं। और इंपॉर्टेंट वर्ड आता है हर्ष।
हर्ष का मतलब है किसी को खुश करना। बेसिकली मानसिक शल्यों की चिकित्सा भी की है, वर्ड हमारे पास में आया है हर्ष। स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि वहां पे शारीरिक शल्य को तो हम पूरे चैप्टर में निकालते रहेंगे, मानसिक शल्य को निकालना है, ये हर्ष है। जब आप पीजी प्रिपरेशन कर रहे हैं तब आपके मानसिक शल्य बहुत सारे आएंगे। मानसिक शल्य में क्या हो सकता है, डीमोटिवेशन हो गया। मान लेते हैं मानसिक शल्य में किसी ने कुछ बोल दिया, टेस्ट में मार्क्स अच्छे नहीं आए, बीच में तबीयत खराब हो गई, वहां पे पढ़ने में टाइम मैनेजमेंट मिसमैच हो गया, बहुत सारे मानसिक वहां पे कॉज आएंगे जो कि शल्य के रूप में होंगे। वहां पे मोटिवेशन जो हम देंगे वो मोटिवेशन आपके लिए हर्ष का कार्य करेगा और आप उन प्रॉब्लम्स को ठीक करके आगे बढ़ जाओ। कितना बढ़िया पॉइंट था, उपयंत्र के अंदर फॉल कर रहा है। सोचो, यंत्र कर्म की संख्या है 24, तो ये हम जानते हैं यंत्रों की संख्या 101, यंत्रों के भेद 6, गुण 6 और 12 दोष रहेंगे। कर्म हमारे पास आते हैं 24। इनके अंदर मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं कि यंत्र कर्म के अंदर कितने शस्त्र कर्म आते हैं। एक प्रश्न आपको पूछना चाहता हूं, कितने शस्त्र कर्म, पहले तो कितने शस्त्र कर्म सुश्रुत बताते हैं, बताओ आंसर। 8 8, ठीक आठ। है। तो कितने शस्त्र कर्म आप यंत्र कर्मों के अंदर देख पा रहे हैं। 2 एशन और आरण। करेक्ट है, एशन एक्शन और और आहरण। आगे। ठीक है, अगर हम शस्त्र कर्म को एक बार लिखें यहाँ पे स्क्रीन पे, छेदन, भेदन, लेखन, वेधन, एषण, आहरण, विश्रावण और सीवन होंगे। ठीक है, विश्रावण, ये हम सुश्रुत के अनुसार लिख रहे हैं, विश्रावण और सीवन, ये 5वें चैप्टर में पढ़ने को मिलता है। अभी हमने 5वां चैप्टर से पहले 7वां चैप्टर पिक किया है, इस वजह से यहाँ पे हम लिख करके बता दे रहे हैं। एषण और आहरण ये शस्त्र कर्म है, एट द सेम टाइम ये यंत्र कर्म में भी फॉल करते हैं। अगर आपको ये पूछा जाए कि कौन सा शला का यंत्र आहरण कर्म करता है, आंसर करो, और कौन सा एषण कर्म करता है, तब भी आपका आंसर आना चाहिए। आहरण कर्म के लिए बताओ। स्वास्तिक यंत्र। आहरण के लिए स्वास्तिक यंत्र गलत आंसर है आपका, -1, बडिशमुखी। -1। यस, बडिशमुखी। आंसर इज बडिशमुखी, करेक्ट आंसर है बडिशमुखी। अब एषण के लिए बताओ, ये तो और सरल हो जाएगा। गंडुपतमुखी। गंडुपद्मुखी। करेक्ट, गंडुपद्मुखी। तो ये हमारे पास में यंत्र कर्म भी है और शस्त्र कर्म भी। बाकी आप देख रहे हो छेदन, भेदन, लेखन, वेदन, विश्रावण और सीवन, ये सब नहीं आते हैं। ठीक है, बाकी सब नाम रीडिंग कर लोगे। प्रॉफ वाले इसको याद करना चाहे कर सकते हैं, आपको एआईपीजीटी में यहाँ से प्रश्न पूछने की प्रोबेबिलिटी नहीं मिलती है। निर्घातन, किसी जगह पे हैमरिंग करना, वहां पे हथौड़े की तरह से टक 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 करना, ये निर्घातन कहलाता है। पूरण, जैसे कर्ण पूरण करते हैं या बस्ती पूरण करते हैं, ये पूरण कर्म हुआ। बंधन मीन्स बैंडेजिंग करना, पट्टी बांधना, पट्टी बांधना एक यंत्र कर्म है। शस्त्र कर्म में सीवन आता है, स्यूचरिंग करना आता है। यहाँ पे बंधन कर्म यंत्र कर्म में आता है, एक थोड़ा सा शार्प पॉइंट है, इस चीज को ध्यान रखना। व्यूहन ऑलरेडी हमने पढ़ा है, सर्प फण के लिए, जो कि क्या करता है, ऊर्ध्वीकरण, व्यूहन काम करता है। वर्तन मतलब स्थापित करना, जैसे कंघे से हम अपने बाल को स्थापित करते हैं, क्या हुआ, वर्तन कर्म। चालन मतलब चलाना, या फिर कह सकते हैं कि सीधा करना, वहां पे यूनिडायरेक्शनल सीलिया, ऐसा ही एग्जांपल मैं समझ लेता हूं। पंखा चालन शरपुंख के लिए हमने पढ़ा है, शरपुंख के लिए पढ़ा है। विवर्तन मतलब किसी चीज को बाहर निकालना, विवरण मतलब डायलेटेशन, जो कि हम देखते हैं सन्निरुद्ध गुद की कंडीशन में एनल स्ट्रक्चर में कर सकते हैं। पीड़न मतलब दबाना, बस्ती पुटक को दबाएंगे। मार्ग विशोधन, मार्ग को क्लीन करना, व्रण के मार्ग को क्लीन करेंगे। विकर्षण खींचना, जैसे हम कृमि वगैरह को खींच सकते हैं अगर हमारे पकड़ने में आ रहे हैं। आहरण दंत को निकाल सकते हैं, एक्सट्रैक्शन। आंचन मतलब फैलाना, उन्नमन मतलब उठाना, विनमन मतलब बिठाना। भंजन का मतलब है क्रश कर देना, मतलब पूरा अंदर ही तोड़ देना। उन्मथन मतलब हिलाना। आचूषण मतलब सक्शन, जैसे म्यूकस वगैरह को निकाला जाता है। एषण मतलब प्रोबिंग, रास्ता खोजना। दारण अर्थ होता है चीर फाड़ करना। ऋजुकरण का मतलब है सीधा करना। प्रक्षालन मतलब धोना। प्रदमन मतलब फूंकना और प्रमार्जन मतलब साफ करना। प्रमार्जन कर्म के लिए 6 हमारे पास में कार्पास, क्रतोशनी हमारे पास में आई थी। इसके लिए मैं बोलूंगा जो प्रॉफ वाले हैं इसको 2 से 3 रीडिंग लगाएंगे, ऑलमोस्ट सारे चीजें याद करने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। यंत्र कर्म बाई चांस पूछते हैं, ठीक बात है। यंत्र दोष ऑलरेडी पता है हमें, अति स्थूल असार एक पेयर, अति दीर्घ अति ऋस्व दूसरा पेयर, अग्राही विषमग्राही तीसरा पेयर। अति स्थूल असार, अति दीर्घ अति ऋस्व, अग्राही विषमग्राही, 6 सॉर्टेड होने चाहिए। मृदु कील, मृदु मुख, मृदु पाश, ये 3, 9 यंत्र दोष याद हो गए। वक्र, शिथिल, उत्तम, अति उन्नतम।
वक्र, शिथिलम, अति उन्नतम, ये हमारे यंत्र दोषों के बाकी 3 नाम है जिसपे हमें मेहनत करनी है। ये हमारे डेटा आ चुके, चैप्टर के एंड पे खड़े हैं। तो प्रशस्त यंत्र का प्रमाण इन्होंने बोला है कि कोई भी यंत्र अगर हमको प्रशस्त वे में पूछे, अब देखो एक्चुअली हमने स्वास्तिक के लिए पढ़ा है, स्वास्तिक के लिए क्या होता है 18 अंगुल। तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि शायद स्वस्ति के लिए बोल रहे हो, लेकिन ऐसा क्लैरिफिकेशन नहीं बोले। दोष से विनिर्मुक्त होना चाहिए और अष्टादश अंगुल प्रमाण का होना चाहिए। एग्जाम में आपको ऐसा ही पूछना चाहिए, प्रशस्त यंत्र प्रमाण 18 अंगुल। प्रश्न आएगा, ऑप्शन देंगे, ऑप्शन में 16 अंगुल भी रहेगा, 12 भी रहेगा, 14 भी रहेगा, 18 भी रहेगा। तो आंसर 18 करना रहेगा। प्रशस्त मतलब बेस्ट यंत्र, ठीक है। स्वस्ति के लिए पूछेंगे तब भी 18 करना है, ठीक है। दृश्य शल्य और गूढ़ शल्य मतलब एक ऐसा शल्य है जो सुपरफिशियल है। मान लीजिए किसी का ये पैर है, ठीक है, ये घुटना है, यहाँ पे शल्य घुस गया है जो कि शल्य दिख रहा है। तो ऐसे शल्य को निकालना मतलब वो दृश्य विजिबल एक शल्य है, उसको निकालना है सिंह मुख यंत्र से। सिंह मुख यंत्र देखते ही समझ में आ रहा है ये कौन सी कैटेगरी में आ रहा है। बीच में कील लगी है, क्रॉस बन रहा है, पीछे पकड़ने के लिए थोड़ा सा कर्व्ड है, ये हमारा स्वस्तिक यंत्र के अंदर आएगा, राइट। आगे से ये शेर के मुख जैसा दिखेगा, दैट्स वाई ये सिंह मुख यंत्र है। और ये आपको समझ में आ रहा होगा कि ये सुपरफिशियल अगर कोई हमारे पास में ऑब्जेक्ट है जिसको निकालना है, शल्य निकालना है, तब काम आएगा। अगर गूढ़ शल्य है, अंदर चला गया, मान लो यही पेशेंट है और उसका जो शल्य है वो बहुत ज्यादा डीप में चला गया, जो विजिबल भी नहीं है, तो वहां पे बाहर जो छोटी सी ओपनिंग है वहां पे हम क्या करेंगे, कंक मुख यंत्र को प्रवेश कराएंगे, क्योंकि इसका इतना हिस्सा आप अंदर प्रवेश करा सकते हो। आप देख पा रहे हो इसका रेंज ऑफ मोशन कितना ज्यादा है, जबकि इसका रेंज ऑफ मोशन बहुत सुपरफिशियल है और एक्सटर्नल ही काम कर पाएगा। सिंपली गूढ़ शल्य निर्धारण के लिए कंक मुख और दृश्य शल्य को निकालने के लिए सिंह मुख। इसको आप फोटोग्राफ से जैसे स्क्रीन पे दिख रहा है रूप ग्रहणात् मेथड से याद कर लो। सिंपली देखते ही पिक्चर दिमाग में सेटल हो जानी चाहिए, ठीक है। एग्जाम में पूछे तुरंत आंसर आना चाहिए। लास्ट में प्रधान यंत्र की बात करेंगे। प्रधानतम यंत्र पहले से पता है, हस्त है, क्योंकि हस्त के बिना कोई यंत्र को हम यूज नहीं कर सकते। लेकिन बाकी जो हमारे पास में 101 यंत्र है उसके अंदर क्या, उसके अंदर हमारे पास में प्रधान यंत्र कंक मुख रहेगा, चीटल फोर्सेप। क्योंकि इसका क्यों प्रधान बोला गया, 3 रीजन दिए हैं। निवर्तते, साधु अवगाहते, शल्य निग्रह उद्धरते। 3 वर्ड से हमको आंसर करना है। यंत्रेशु एषत कंक मुख प्रधानतम, ये हमारे पास में असर्शन है। रीजन के लिए हमारे पास तीनों में से कोई एक वर्ड भी दे दे या तीनों ही दे दे, तब भी हमारा एसर्शन सही, रीजन सही, सही एक्सप्लेनेशन होगा। निवर्तते का मतलब है व्रण में सही से प्रविष्ट हो जाता है। जैसे डीप सीटेड, वहां पे व्रण हमने व्रण हटा दिया है, ये लो पैर हमारा फिर से बन गया। यहाँ पे डीप सीटेड, बाहर से ओपनिंग है, वहां पे व्रण के अंदर सही से प्रविष्ट हो जाएगा, क्योंकि आगे से इसका फेस जो है वो छोटा है, राइट। निवर्तते। दूसरा साधु अवगाहते, अवगाहन का मतलब है कि पानी के अंदर जैसे कोई आदमी तैर सकता है, अवगाहन कर सकता है, वैसे तो ये पानी में तो जाएगा नहीं, व्रण के अंदर शल्य पकड़ने के लिए घुमाया जा सकता है। इसका रेंज ऑफ मोशन जो है ROM वो ज्यादा होगा, दैट्स वाई ये साधु अवगाहते कैटेगरी में शार्प है, अच्छा है। तीसरा है शल्य निग्रह उद्धरते, जैसे शल्य पकड़ में आएगा उसको तुरंत निकालना है बाहर, हमको टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना पड़ेगा, सीधा सीधा हम निकाल लेंगे, शीघ्र बाहर निकाल देना। तीनों वर्ड को याद रखेंगे, NSS, निवर्तते, साधु अवगाहते, शल्य निग्रह उद्धरते। 3 प्रॉपर्टी से हम कह सकते हैं कि प्रधान यंत्र कंक मुख है, ठीक बात है। एसोसिएशन रीजन एंगल से, इवन स्टेटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लेंगे कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है कौन सा फॉल्स है, तब भी हमारा आंसर आना चाहिए। ये सुश्रुत संहिता का 7वां चैप्टर यंत्र विधि वाला हमने पूरा कर लिया है। प्रश्न हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे 2021 के लिए, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग देंगे, आप लोग माइक ऑन कर सकते हैं। प्रश्न मैं बोलूंगा फिर आप आंसर करना। सुश्रुत मतानुसार निम्न में से किस शलाका का प्रयोग अग्नि कर्म के लिए किया जाता है? अब बताओ, 4 ऑप्शन दिख रहे हो। अंकुशवदन। वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। अंकुश वदन के साथ में कोई और नाम आना चाहिए। जाम्बवष्ठानी। जाम्बव वदन, ठीक है, जाम्बव वदन। ये 3 होंगे, ये भी 3 होंगे, मिला करके टोटल 6 होंगे अग्निकर्म के लिए। अच्छा ये बताइए, द्रव्याकृति खल मुखी कितने होते हैं संख्या में? 6 होते हैं। 3 तीन। नहीं, 3 सही आंसर है, 6 गलत आंसर है। द्रव्याकृति खल मुखी 3 होते हैं और इनका कार्य क्या है बता सकते हो? ठीक है, क्षार औषध प्रणिधान करना, वेरी नाइस। कोलास्थि दल मात्र मुखी संख्या बताओ पहले तो, ये कोलास्थि दल मात्र मुखी, वेरी गुड। और क्या काम करेगा? कोलास्थि शार्प है ये
नासाबुधरण नासा अर्बुद हरण करने में कार्य करेगा, क्योंकि इसका तीक्ष्ण ओष्ठ है, खल तीक्ष्ण ओष्ठ इसी के आगे का कोटेशन है। सरपुंख मुखी ये क्या काम करते हैं? चालन चालन और चालन क्या संख्या है? संख्या यहाँ पे वेरी गुड। ठीक है, तो इस पूरे प्रश्न का पोस्टमार्टम हमने कर लिया है, चारों ऑप्शन हमें अभी पता है। देन 2022 का प्रश्न है, दलहन के अनुसार यंत्रों के संदर्भ में सही है। वस्ती यंत्र एक प्रकार का होता है, क्या ये बात सही है? वस्ती यंत्र एक प्रकार का नहीं। चार प्रकार चार भेद होते हैं, वय भेद से चार भेद थे, 6 अंगुल, 8 अंगुल, 10 अंगुल, 10 12। ठीक है, बगंदर यंत्र 2 प्रकार का होता है, क्या ये बात सत्य है? ये सत्य है, 2 भेद थे, एक छिद्र वाला और द्विछिद्र। 2 छिद्र वाला। ठीक है, सन्निरुद्ध गुद एक प्रकार का होता है, सत्य। ये भी ट्रू है। सन्निरुद्ध गुद, निरुद्ध प्रकाश दोनों एक एक थे। अर्श यंत्र 3 प्रकार का होता है, ये गलत है। ठीक है, हमें पूछा है कि सही विकल्प का चयन करो, तो हमें पता क्या है? सही विकल्प दूसरा और तीसरा, बी एंड सी करेक्ट है। हमारे पास आंसर आ गया है बी एंड सी। सिंपल क्या है, अगर हमें पहला भी पॉइंट पता होता तब भी हम इसको एक्सक्लूड कर देते, इसको एक्सक्लूड कर देते, इसको एक्सक्लूड कर देते, तब भी हमारा आंसर आ जाता। बाकी के 3 नहीं भी पता होते तब भी। ध्यान रखना, ये भी एक तरीके होते हैं, जब प्रश्न पूरा नहीं आता तब भी हम डिकोड कर सकते हैं। नेक्स्ट 2023 का प्रश्न, स्वास्थ्य यंत्र के लिए आप आइडेंटिफाई करो कि कौन सा कर्म ठीक लग रहा है इन चारों में से। अस्थिगत शल्य। तो जैसे ऐसे प्रश्न को सॉल्व करना है तो आप ए के सामने वहां पे 3 को कैलकुलेट करोगे, आप अस्थि वाला पॉइंट से ज्यादा 3 को कैलकुलेट करोगे। ठीक है, अस्थिगत शल्य 3 पॉइंट। नाड़ी के लिए क्या सही होना चाहिए? नाड़ी यंत्र के लिए श्रोतोगत शल्य, डेफिनेटली श्रोत से शल्य को निकालेगा। ताल यंत्र के लिए क्या सही होना चाहिए? नासागत, वेरी गुड। कर्ण नासा नाड़ी में आया था, सदंश के लिए बताइए जरा। वेरी गुड, स्नायु। वहां पे त्वक भी था, मांस भी था, सिरा भी था, स्नायु भी था। ठीक है, इन चारों में था। ठीक है, तो हमारे पास 3 4 1 2, 3 4 1 2 सी आंसर है। क्लियर है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारे यहाँ पे ये वाला चैप्टर पूरा हो जाता है।